99% जो डॉक्टर्स हैं, मान लीजिए, जो आपकी पोजीशन में होते हैं, जिन्होंने 8 से 10 साल लगाए पढ़ाई करने में, वो मैक्सिमम क्लिनिक सोचते। तो आपने अपनी विजन को 8 से 10 साल के अंदर अंदर इतना बड़ा आपने कैसे कर लिया? मतलब आपने एक प्लेटफॉर्म जो जीरो से स्टार्ट किया, उसको आज आप 200 करोड़ के लेवल पर लेके आए हैं। मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने क्या किया कि जैसे मेरा एमडी कंप्लीट हुआ, जून 25 को कंप्लीट हुआ था, 25 डेट थी, जून का महीना था, रिजल्ट आया था, मैं पास हुआ था, एमडी पास हुआ था, गोल्ड मेडलिस्ट था उसमें भी। तो इवन पैसे नहीं थे, तो मैंने 26 जून को अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली थी। गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करी तो उस समय लगता था मुझे कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, मुझे कुछ और करना चाहिए। तो कि कल आपने एक पोस्ट डाली थी जहां आप बच्चों से बात कर रहे थे किसी एक स्कूल में, और वहां आपने लिखा था कि बच्चों के ऊपर ना आजकल बहुत बर्डन है एक्सपेक्टेशंस का। तो वहां से मेरे मन में ये क्वेश्चन आया कि आपका बचपन कैसा था? मतलब मेरा बचपन में थोड़ा टफ था, थोड़ा उसमें स्ट्रगल था, थोड़ा हार्ड वर्क ज़्यादा था। तो मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे जब मैं 9-10 साल का ही था। मेरे फादर की जो इलाज नहीं हो पाया, उनको एक्सेसिबिलिटी नहीं मिली इलाज के लिए, अफोर्डेबिलिटी भी नहीं थी, इलाज बहुत महंगा होता था। तो कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ डिफ़ॉल्ट या पुअर कंप्लायंस की वजह से, इलाज ना होने की वजह से, सही टाइम पे इलाज ना मिलने से उनकी मतलब प्रीमेच्योर डेथ हो गई थी। ओनली 49 ईयर्स के थे। तब मुझे उस समय एक विविड सा ड्रीम था कि भाई डॉक्टर बनना है। और 9th-10th किया मैंने गवर्नमेंट स्कूल से। 11th-12th में एक गवर्नमेंट स्कूल और नोएडा में था, भवानी शंकर इंटर कॉलेज नाम है उसका, अभी भी है, जो बिल्कुल देसी, जो गांव वाले बच्चे पढ़ते हैं नोएडा के, वो वाला स्कूल है। वहाँ पढ़ाई की, वहाँ टॉप किया मैंने। फिर मैंने पीएमडी का एग्जाम दिया। पीएमडी पे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट में हो गया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे आयुर्वेदिक कॉलेज मिला, तो मैं और मेरी वाइफ दोनों, रश्मि, हम दोनों पहले मिल गए थे, तो दोनों का सिलेक्शन पहले वहाँ हुआ। दोनों ने दोबारा एग्जाम दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका हो गया, तो उसको आगरा मेडिकल कॉलेज मिल गया डॉक्टर रश्मि को। पता लगा जब कि दोनों की मार्कशीट आ गई, तो मार्कशीट में मेरे मार्क्स सबसे ज्यादा थे। अच्छा। तो ये तो बड़ा अजीब था कि एक को मिले, तो पता लगा घोटाला हो गया। जब वहाँ फॉलोअप किया तो मेरी सीट ही किसी ने भेज दी वहाँ पे। ट्रेडिशनल जो सेटअप है ये एग्जाम कंडक्ट कराने वाला, जैसे अभी रिसेंटली भी आया था कि नीट में कुछ तो घोटाला हुआ था बीच में, आपने देखा ही होगा। ये फिर भी ये ट्रेडिशनल तरीके से ही चीजें हो रही हैं। आपको लगता है इसमें कुछ चेंज आना चाहिए? क्योंकि एक इंडिविजुअल, जैसे आपने इतनी मेहनत की, परसिवियरेंस दिखाई, शायद आम इंसान नहीं दिखा सकता। मतलब वो कैसे मैनेज करे इस चीज़ों को? नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहे हो कि जो प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, चाहे किसी भी एग्जाम कंडक्ट, चाहे वो आईआईटी हो, जेई हो, या आपका नीट हो। डॉक्टर से केस में आप पूरा जो है ना एक टेक्निकल सब्जेक्ट के अंदर घुस रहे हो, आपको कोई बिजनेस से रिलेटेड नॉलेज नहीं है, आपको ये नहीं पता है कि क्लिनिक जब खोलोगे तो किस टाइप का सर्टिफिकेशन चाहिए, या आप हॉस्पिटल अगर मान लो खोलना है तो जो बेसिक, चाहे एमबीबीएस हो, चाहे बीटेक हो, कोई भी बेसिक जो बैचलर डिग्री है, उसमें मुझे लगता है कुछ एंटरप्रेन्योरशिप का बेसिक एक क्यूरिकुलम एक सेमेस्टर में होना चाहिए। तो मैं आपका गूगल रिव्यूज जब चेक कर रहा था, तो वो मैंने जितना देखा ना, नोएडा में जितना भी कंपटीशन है उसमें आपके सबसे अच्छे रिव्यूज हैं और सबसे ज्यादा रिव्यूज हैं। 4.8+ आपकी रेटिंग है, और मेरे ख्याल से 15 से 20 हजार लोगों ने जितना मैंने नहीं 25 से 30 हजार लोगों का खाली एक प्लेटफॉर्म पे, टोटल तो लाखों में होंगे। और खाली नोएडा में नहीं, पूरे दिल्ली से, पूरे इंडिया में वी आर नंबर 1 गूगल रेटेड हॉस्पिटल। गुड आफ्टरनून डॉक्टर गुप्ता। नमस्कार। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड ज्वाइनिंग फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। डायरेक्टली मैं एक क्वेश्चन पे आना चाहूँगा जो आपकी विजन से रिलेटेड है। मैं आपका प्रोफाइल जब देख रहा था तो मैंने देखा कि आपने एमबीबीएस किया, फिर आपने एमडी किया पीडियाट्रिक्स में एलएलआरएम से, मेरठ से, और आप गोल्ड मेडलिस्ट थे उसके अंदर। तो जब मैं देखता हूँ और मैं डॉक्टर लोग को देखता हूँ, तो मैंने देखा है कि 99% जो डॉक्टर्स हैं, मान लीजिए, जो आपकी पोजीशन में होते हैं, जिन्होंने 8 से 10 साल लगाए पढ़ाई करने में, वो मैक्सिमम क्लिनिक सोचते, फिर उससे थोड़ा बड़ा सोचते तो नर्सिंग होम पे आते, या मेजॉरिटी की जो एंडिंग होती है वो एक छोटे हॉस्पिटल तक हो जाती है जो पीडियाट्रिक्स या थोड़ा बहुत गायनेकोलॉजी से रिलेटेड है। तो आपने अपनी विजन को 8 से 10 साल के अंदर अंदर इतना बड़ा आपने कैसे कर लिया? मतलब आपने एक प्लेटफॉर्म जो जीरो से स्टार्ट किया, उसको आज आप 200 करोड़ के लेवल पर लेके आए हैं। अराउंड 200-250 बेड का आपका जो पूरा बड़ा हॉस्पिटल है, उसके अलावा आपके पॉलीक्लिनिक्स भी हैं। तो आपने अपनी
इस पूरी चीज को आपने एनविजन कैसे किया था? तो पीयूष भाई, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया इस पॉडकास्ट के लिए। तो मैं जो बता रहा हूँ आपको कि मेरा भी प्रोसेस सेम ही था, मतलब मैं कोई बिल्कुल ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था कि पहले से बहुत बड़ा विजन हो कि मैं 800 बेड बनाऊंगा, 1000 बेड बनाऊंगा और बड़ा हॉस्पिटल बनाऊंगा। तो मेरा विजन कि बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने क्या किया कि जैसे मेरा एमडी कंप्लीट हुआ, जून 25 को कंप्लीट हुआ था, 25 डेट थी, जून का महीना था, रिजल्ट आया था, मैं पास हुआ था, एमडी पास हुआ था, गोल्ड मेडलिस्ट था उसमें भी। तो इवन पैसे नहीं थे, तो मैंने 26 जून को अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली थी। तो आई वाज फर्स्ट एम्प्लॉयड विद द एमसीडी, दिल्ली में है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। वहाँ पे नौकरी करी थी, जीडीओ, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर। 29,000 रुपये की सैलरी होती थी। अच्छा। बिकॉज कोई ऑप्शन नहीं था उस समय मेरे पास दूसरा, और उसकी फायदा यह था नौकरी का कि वो दिल्ली के अंदर ही रहना था उसमें, तो लोकल आपको कहीं ट्रांसफर बाहर नहीं हो सकता। तो मेरे लिए बड़ा कंफर्टेबल था, बिकॉज मेरा वैसे मन था शुरू से ही कि मुझे नोएडा रहना है, नोएडा मेरी कर्मभूमि थी, तो नोएडा में रह के घर बनाना है, उसके बाद में वहीं पर रहना है मुझे। तो इसलिए मैंने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर ली। गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करी तो उस समय लगता था मुझे कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, मुझे कुछ और करना चाहिए। तो 2-3 साल करते रहे, 7 साल हो गए, 5 साल हो गए। ओपीडी करना, छोटा सा हॉस्पिटल था वो, वहाँ पे कोई आईपीडी पेशेंट भी बहुत नहीं होते थे, क्लिनिकल केयर बहुत ज़्यादा नहीं। मेरी जो अपनी नॉलेज थी वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। तो फिर मुझे लगा, ये 2000 बात है, 2008 में हमने साथ में नौकरी ज्वाइन करी थी। 2010 में मुझे लगा कि मेरी वाइफ भी थी, सी ऑल्सो प्रैक्टिशनर है, ओपीडिटिक्स में है, उसने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। तो वो भी कैसे करती थी, क्लिनिक था उसका घर में, जैसे नॉर्मली लोग करते हैं, साथ में जॉब करती थी, शाम को क्लिनिक करती थी, प्राइवेट में जॉब करती थी हॉस्पिटल्स में। फिर धीरे धीरे क्लिनिक बड़ा करने की कोशिश करते रहे। तो एक दिन मुझे लगा, या उस रश्मि को लगा कि हम लोग इसको नर्सिंग होम में कन्वर्ट करते हैं इस क्लिनिक को। विजन बढ़ा गया, मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ तो एक सेफ्टी और सिक्योरिटी रहेगी, और वो प्राइवेट प्रैक्टिस करती है तो उसको हम सपोर्ट करते हैं। तो हमने पहले, मेरा जब मन ज़्यादा था, रश्मि का मन कम था, वो नॉट एबल टू टेक रिस्क। बहुत सारे डॉक्टर ऐसा ही होता है, मैं बता रहा हूँ। तो जिस दिन हम लोग बात कर रहे थे तो सी बात, मतलब एक्सट्रीमली अगेंस्ट दिस कि हमें नर्सिंग होम नहीं चलना चाहिए, वी आर हैप्पी, वी शुड बी विद क्लिनिक से काम चल रहा है हमारा, बढ़िया चल रहा है, आपकी गवर्नमेंट जॉब चल रही है। तो मुझे लगा नहीं, आई थिंक हमें थोड़ा पुश किया मैंने उसको, फाइनली डिसीजन लेने में हमें आसानी हुई। हमने फिर डिसीजन ले लिया कि हमें इसको नर्सिंग होम में कन्वर्ट करेंगे। तो नर्सिंग होम में कन्वर्ट कर दिया। 2010 की बात है, 2007 से प्रैक्टिस शुरू करी थी उसमें, मैंने नौकरी करी थी, और 2010 में 3 साल बाद हमने एक नर्सिंग होम का मतलब वो स्टार्ट किया, एक रेंटेड बिल्डिंग में। जैसे घर नहीं होता, छोटे शहर में होता है, इंडिपेंडेंट हाउस होता है, ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर्स थी उसमें, ग्राउंड प्लस फर्स्ट सेकंड पे हॉस्पिटल था, मतलब नर्सिंग होम था, और उसके ऊपर टॉप पे हम लोग रहते थे, किराए पे लेके रहते थे उसमें। अच्छा। कैसे फंड नहीं था उसके लिए, फंड भी नहीं था हमारे पास, पैसा ही नहीं था। क्लिनिक की स्टोरी बड़ी खराब थी, क्लिनिक के लिए पैसे नहीं थे चलाने के लिए हमारे पास। तो वहाँ पे हमने मतलब पुराना फर्नीचर और पुरानी सब चीज़ों से लेकर शुरुआत करी थी। एक 2 पेशेंट्स आते थे, वो धीरे 2-3 साल में आके 15-20 पेशेंट पर डे हो गए थे। तो ये ग्रोथ थी क्लिनिक की। तो उस टाइम हमारा एक लगातार टर्निंग पॉइंट था कि मैं नर्सिंग होम खोलना चाहिए। तो उसके लिए भी डॉक्टर्स लोन के लिए हमने बैंक से अच्छा बातचीत की। तो सिंडिकेट बैंक ने हमें 10 लाख का टर्म लोन दिया, 5 लाख रुपए की सीसी लिमिट दी। तो ये पहला हमारा लोन था बैंक से। ओके। तो उससे फायदा क्या हुआ कि हमें एक पुश मिल गया। तो डॉक्टर यहाँ भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लोन लेना नहीं चाहते, लोन को यूटिलाइज नहीं करते, लोन लेना उनको बुरा लगता है, या लोन लगता है कि अरे लोन लेंगे तो हम दे नहीं पाएंगे पैसे। तो मुझे लगता है कि अगर आप एलिजिबल हैं, कैपेबल हैं, ठीक है, आपका विजन ठीक है, आपका कमिटमेंट अच्छा लग रहा है, आप हार्ड वर्किंग हैं, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि लोन लेना नहीं चाहिए। बिल्कुल आपको लोन अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से लेना चाहिए। मैंने हमेशा लिया है और वहीं से यहाँ तक ग्रोथ की। तो लोन लेके हमने उसको नर्सिंग होम में कन्वर्ट कर दिया, चालू कर दिया उसको। मैं गवर्नमेंट जॉब ही कर रहा था। तो सडनली क्या हुआ कि जैसे नर्सिंग होम चालू किया, उस समय एक शर्माते ओले पड़ना, एक ऑर्डर आ गया कि जो नर्सिंग होम चल रहे हैं रेजिडेंशियल एरिया में, और जो बैंक चल रहे हैं रेजिडेंशियल में, बिकॉज जो नोएडा है प्लांट सिटी है, नोएडा का अपना वो है, क्या नाम है इसका, प्लानिंग का पूरा मैप है, पूरा रोड मैप है और सारी चीज़ें हैं। तो उससे क्या है, इसमें ईयर मार्क चीज़ें हैं, मतलब जो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है तो इंस्टीट्यूशनल लैंड पे होगी, रेजिडेंशियल पे रेजिडेंशियल होगी, कॉमर्शियल होगा। तो वहाँ पे नर्सिंग होम जैसे छोटे शहरों में चलते हैं तो ऐसे नोएडा में चल रहे थे, बट बिकॉज ये ईयर मार्क सिटी था, ठीक है, तो इसलिए नर्सिंग होम्स को बंद करना पड़ा, इन बैंक्स को भी बाहर जाना पड़ा वहाँ से कमर्शियल स्पेस में। तो हमें भी बंद करना पड़ा। तो 2-3 महीने के अंदर बंद करना पड़ा। हमने कमर्शियल लैंड लेके, रेंट पे ही कमर्शियल जगह लेके रश्मि ने वहाँ शिफ्ट कर दिया, वहाँ चालू कर दिया। मैं गवर्नमेंट जॉब भी कर रहा था। फिर घर भी चेंज करना पड़ा हमें, वहाँ डिस्प्यूट हुए बहुत सारे।
तो फाइनली क्या हुआ, फिर अब सारे नोएडा के डॉक्टर्स कोर्ट में गए, कोर्ट में उन्होंने अपील करी कि भाई हमें नर्सिंग होम अलाउ किया जाए, या हम लोग नर्सिंग होम चला ही नहीं रहे थे, बट जो चीज़ें बेड्स हैं, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, बेसिक इमरजेंसी केयर है, वो हमें अलाउ करनी चाहिए। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। उसने कहा कि आपको एज ए डॉक्टर, एज ए प्रोफेशनल आपको क्लिनिक अलाउड है, फर्स्ट एड दे सकते हैं, बट ये बाकी चीजें जो आप मांग रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, बेड्स है, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड है, इमरजेंसी केयर, वो आपको अलाउड नहीं है। मतलब यू कैन भी एक फर्स्ट रेफरल यूनिट की तरह काम करें, क्लिनिक प्राइमरी केयर जो देनी है दे सकें, सेकेंडरी केयर के लिए आपको स्टेबलिश्ड हॉस्पिटल जो ईयर मार्क लैंड पे बने वहाँ पे आपको रेफर करना चाहिए। तो मुझे लगा मैंने हमारा तो रेंटेड बिल्डिंग थी, तो हमारा तो कोई इसको फ्यूचर भी नहीं था। तो मुझे उसमें जब हम पढ़ते थे, मैं उसमें काम करता था हॉस्पिटल, तो मैंने पूरा जजमेंट पढ़ा अच्छे से, उसमें कुछ पॉइंट्स निकल गया, तो मुझे लगा कि मुझे हमें इसकी अपील करनी चाहिए। तो मैंने रश्मि गुप्ता के नाम से, रश्मि ने, मैंने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी, अपनी अपील अलग से फाइल कर दी। रश्मि थी, तो आप मालूम नहीं सारे डॉक्टर्स का जजमेंट था उनके फेवर में नहीं है, हमारा जजमेंट हमारे फेवर में है। बहुत लंबी स्टोरी है भी, बट कटिंग इट शॉर्ट। तो क्या हुआ, फाइनली जजमेंट आया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि बिकॉज सी एच क्लोज्ड हर नर्सिंग होम इन कंप्लायंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, देयरफॉर ए स्पेशल स्कीम शुड बी लॉन्च्ड बाय नोएडा अथॉरिटी। ओके, तब स्कीम आई। फिर स्कीम आई तो नोएडा में लैंड अलॉटमेंट की बात हुई, तो उसमें रेट उन्होंने डबल कर दिया नोएडा अथॉरिटी ने, बोर्ड मीटिंग बुला के। जो पहले 3 करोड़ का प्लॉट मिल रहा था वो 6 करोड़ का हो गया, 6-7 करोड़ का प्लॉट हो गया। तो उस समय फिर पैसे नहीं थे, तो अलॉटमेंट के लिए फॉर्म भरना था, फॉर्म भरने के लिए आपको 50-60 लाख रुपए चाहिए थे। तो उसके लिए ये रिस्क था यहाँ पे। तो बहुत बार क्या होता है, डॉक्टर्स क्या, कोई भी ह्यूमन बीइंग, बहुत बार हम कंफर्ट जोन में होते हैं, तो हम रिस्क नहीं ले पाते, या फियर ऑफ फेलियर होता है बहुत बार, तो उसकी वजह से रिस्क नहीं लेते हैं। तो हम लोगों ने रिस्क लिया। हमने रिस्क में क्या किया, हमने अपना जो घर था जिसमें आई वाज बॉर्न, वो घर बेचा, थोड़ी बहुत लैंड थी, 1-2 फ्लैट्स थे, वो सब बेचे। अब सोचिए, अपने घर वालों को कन्विंस किया, मम्मी को कन्विंस किया, पड़ोसी का सुना रहे थे कि अपना घर कौन बेचता है, घर बेच रहा है डॉक्टर। साथ में हम लोगों ने 1-2 फ्लैट थे वो बेच दिए। फिर बहुत सारे फ्रेंड्स थे जैसे आप लोग हैं, तो उनसे पर्सनल लोन लिया। कुछ डॉक्टर्स लोन होते थे, बजाज फिनसर्व, वो बताने ऐसी बहुत सारी एनबीएफसीज थी जो 12-15% में डॉक्टर्स को लोन देती थी। उनके लिए डॉक्टर्स को लोन मिलना थोड़ा आसान होता है, जो अच्छे क्लाइंट्स होते हैं, तो वो लिए हमने। और फिर फाइनली हमने अलॉटमेंट करा दिया। अब लैंड आ गई, पीस ऑफ लैंड विद अलॉटमेंट, 30% पेमेंट कर दिया था हम लोगों ने भी। हाँ, 30% के आसपास पेमेंट हुआ था। ये सब्सिडाइज लैंड थी बेसिकली? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कॉमर्शियल बिडिंग पे थी। अच्छा, हाँ, बिडिंग पे रेट्स मिले थे, सब्सिडाइज बिल्कुल नहीं थी। तो लैंड जब मिल गई तो फिर उसके एक तो लैंड की पार्शियल पेमेंट हुई थी, तो लैंड की फुल पेमेंट करनी थी। दूसरा, बिल्डिंग बनाने के लिए, प्लांट एंड मशीनरी के लिए पैसा चाहिए था। तो फिर उस समय फिर थोड़ा विजन बड़ा हुआ हमारा। मतलब तो पहला विजन तो यही था कि क्लिनिक खोलना, स्टेप 1 था। स्टेप 2 था कि मैं नर्सिंग होम खोलना। स्टेप 3, जब नर्सिंग होम में पंगा हुआ तो हर प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी होती है, वो हमें दिखी कि हमें इस अपॉर्चुनिटी के लिए लड़ना चाहिए, तो हम लड़े उसके लिए, और हमें जजमेंट हमारे फेवर में आया। तो फिर विजन बढ़ा गया कि हमें एक 200 बेड का अस्पताल खोलना चाहिए। उस समय पहली बार वो लैंड मिली थी, वो लगभग 200 बेड बनाने की थी। 200 बेड बनाए, तो उस समय विजन क्रिएट हुआ कि 200 बेड का अस्पताल बनाते हैं हम लोग, ठीक है, भले स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। तो पहले 50 बेड का बनाया, तो उसके लैंड के लिए भी हमें बहुत सारे पीई वालों के पास गए, बीसीज के पास गए, प्राइवेट फंडिंग के पास गए, लेकिन सबने मना कर दिया, भगा दिया। तो कहीं ना पैसे थे नहीं। तो फिर क्या रीजन दिया उन्होंने? नहीं, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट था, हेल्थ केयर में कोई उसमें इन्वेस्ट नहीं करता था, ठीक है, और साथ में लैंड तक की पेमेंट हुई नहीं थी। मेरे पास कोई कोलेटरल नहीं था, सबको कोलेटरल चाहिए होते थे, ठीक है, मॉर्टगेज करने के लिए कुछ नहीं था। तो ये सब चीजें नहीं थी तो उस समय। तो फिर मैंने उसका खुद ही उसकी टीवी करी, फिर डीपीआर बनाई, सीएमए बनाया, कैश आउट इनफ्लो आउटफ्लो बनाए, सारे आसपास कैचमेंट एरिया को स्टडी करा। और फिर मैं कई सारे बैंक्स को अप्रोच किया, मैंने गवर्नमेंट बैंक्स को। तो आई एम थैंकफुल टू द पीएसयू बैंक जिन्होंने सपोर्ट किया। सिंडिकेट था, कैनरा था, यूबीआई था, 1-2 बैंक और भी थे। तो इन बैंक से जब अप्रोच किया तो फाइनली इन्होंने 2-3 बैंक से मुझे सैंक्शन मिल गया। उस सैंक्शन में एक अच्छी बात थी, अब यही बात है, हम डॉक्टर्स क्या करते हैं, मेडिकल के अलावा हम लोग दूसरी चीजों में घुसते नहीं। तो फाइनेंस मैंने वहां पे सीखा थोड़ा सा कि लोन लेने पहला जो लोन आपने लिया 50 बेड का, उसमें बनाने के लिए लिया? हाँ, 100 बेड का बनाने की बात हुई थी। ओके। तो लेकिन उसको 2 फेज बनाया, 50 फिर 100 बनाया हमने। तो 100 बेड में उसमें था कि टर्म लोन लिया था हमने एबीआई से अराउंड 24 करोड़ के आसपास, 25 करोड़ के आसपास। तो उसमें बैलूनिंग करवाई पहले तो मैंने, मतलब शुरू में पेमेंट कम जाए, बाद में ज्यादा जाए, स्टेप अप पेमेंट बोलते हैं उसको। जो नॉर्मली 7 साल के लोन मिलते थे पहले, 7 साल ज्यादा लोग नहीं देते थे। फिर उसमें मैंने डेविएशंस लिए हेड ऑफिस में बात करके, उनके फॉलो करके, तो 12 साल का कराया डोर टू डोर। मॉनिटरियम 2 साल का लिया हमने, 1 साल का
2 साल का कंस्ट्रक्शन पीरियड लिया, 1 साल का मॉनिटरिंग लिया, 3 साल तो टोटल मॉनिटरिंग था। ठीक है, आईडीसी मतलब पैसे नहीं थे इंटरेस्ट देने के लिए, तो आईडीसी इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन उसको फंड करवाया। और फिर 2 साल मिले थे जो कंस्ट्रक्शन के, तो उसमें मैंने अच्छी चीज की कि मैं वहीं बैठ गया, वहीं पोटा केबिन डाल के वहीं मैंने साइड ऑफिस बना दिया, अब तो क्लिनिक भी चालू कर दिया वहीं पे। अच्छा। मार्केटिंग भी स्टार्ट हो गई, बट वहां से मेरी जो प्रोग्रेस ऑफ वर्क थी वो फास्ट हो गया। मैं खुद सुपरवाइज कर रहा था, तो मेरा टाइम जो हमने हॉस्पिटल के लिए 2 साल मांगे थे, तो मैंने 15 महीने में हॉस्पिटल बना के सॉफ्ट कमीशनिंग करके चालू कर दिया। अच्छा, ओके। और चालू करने के विदिन 9 मंथ ऑफ इट्स ऑपरेशन NABH ले लिया हमने। तो NABH जो है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड है, और ये हॉस्पिटल्स के लिए होता है, ये इंडिया में हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिए मानते हैं इसको, एक्रेडिटेशन मानते हैं। फुल एक्रेडिटेशन लिया हमने इसका। और नॉर्मली एक अस्पताल को लेने में 4 से 5 साल लगते हैं। उस समय तो 5 साल लगते ही थे, अब तो अभी भी 2 साल तक हम तो कोई नहीं लेता है। तो उसको हमने 9 महीने में लिया। CGHS, ECHS, ESI जितने गवर्नमेंट जिप्सा पैनल विदिन 1 ईयर ले लिए। इनको लोगों को लेने में 3-4 साल लग जाते हैं। 3 से 4 साल बिल्कुल लगता तो कमिटमेंट ज़्यादा था, टीम के साथ मेहनत करी, परसिवरेंस था, फॉलोअप बहुत अच्छे थे हम लोगों के, तब जाके हमने सारी चीजें ले ली और विदिन 1-1.5 साल में हमने हॉस्पिटल को ब्रेक इवन कर दिया, फुल्ली ऑपरेशनल कर दिया। तो जब आप विजन की बात कर रहे थे, तो विजन एक दिन में नहीं बनी, बट हाँ जैसे जैसे मौका मिला हमने अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करी। इवन प्रॉब्लम को भी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी, इसमें अस्पताल सील होने वाला था, हो रहे थे सील, बंद हुए थे, उसमें भी कैसे हम बड़ा सोच सकते हैं या उसको, तो वो मुझे लगता है थॉट प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी की भी थॉट प्रोसेस ऐसी है या परसिवरेंस बहुत है उसके अंदर कमिटमेंट अच्छा है, या हार्ड वर्किंग है और फॉलोअप बहुत अच्छे हैं, और वो प्रॉब्लम में भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी है, और साथ में उसके अंदर अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो उसको ग्रैब करना आना चाहिए। तो वो हमने किया शायद, तो इसलिए यहाँ तक पहुंचे हैं। तो एक्चुअली जो आपने ये बोला, मैं इसको थोड़ा सा और पीछे जाना चाहूंगा। मैं जानना चाहूंगा कि आप बचपन में कैसे थे। तो ये क्वेश्चन मेरे माइंड में तब आया जब मैंने आपका ना अभी लिंक्डइन चेक किया था अभी रास्ते में आते वक्त। तो वहाँ मैंने देखा कि कल आपने एक पोस्ट डाली थी जहाँ बच्चों से बात कर रहे थे किसी एक स्कूल में, और वहाँ आपने लिखा था कि बच्चों के ऊपर ना आजकल बहुत बर्डन है एक्सपेक्टेशंस का। तो वहाँ से मेरे मन में ये क्वेश्चन आया कि आपका बचपन कैसा था। मतलब मुझे ये तो पता है कि आप हम्बल बिगनिंग से आते हैं, तो आपका बचपन कैसा था? ऐसे कुछ इंस्टेंसेस आप बता पाएंगे जिससे ये पता चले कि आप इतना पैशनेट कैसे हो गए इस डायरेक्शन में? तो कल जो पोस्ट डाली है तो चिल्ड्रंस डे पे पोस्ट डाली थी। और गवर्नमेंट स्कूल में जाता रहता हूँ बहुत जगह, एज ए स्पीकर, एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, या लोगों बच्चों को मुझे बात करना मिलना अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने पीरियडिक्स करी थी। मतलब MD पीरियडिक्स बच्चों में पसंद है। तो मेरा बचपन में थोड़ा टफ था, थोड़ा उसमें स्ट्रगल था, थोड़ा हार्ड वर्क ज़्यादा था। तो मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे जब मैं 9-10 साल का ही था। He was suffering from diabetes, hypertension, asthma, COPD, हार्ट प्रॉब्लम, हिमोप्टोसिस हुई थी, ब्लड की वोमिटिंग इसको बोलते हैं, वो मुझे आज तक ध्यान है। उनका हॉस्पिटल जो हम रहते थे वो छोटा सा गांव था, और शहर से इतनी दूर था कि शहर में पहुंचने में 6-7 घंटे लगते थे। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में सोचिए। 2 नदी पार करनी पड़ती थी, पैदल 15 किलोमीटर चलना पड़ता था, बस ऑटो 3 व्हीलर और रिक्शे करने पड़ते थे, तब आप शहर पहुंचते थे। तो मेरे फादर की जो इलाज नहीं हो पाया, उनको एक्सेसिबिलिटी नहीं मिली इलाज के लिए, अफोर्डेबिलिटी भी नहीं थी, इलाज भी बहुत महंगा होता था। तो कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट या पुअर कंप्लायंस की वजह से, इलाज ना होने की वजह से, सही टाइम पे इलाज ना मिलने से उनकी मतलब प्रीमेच्योर डेथ हो गई थी। ओनली 49 ईयर्स के थे। तब मुझे उस समय एक विविड सा ड्रीम था कि भाई डॉक्टर बनना है, और कुछ नहीं, कि मतलब डॉक्टर बनना। जहाँ मतलब मैंने जब उनकी डेथ हुई थी तो बड़े भाई भी नहीं थे, तो मुझे क्रिमेशन करना पड़ा था उस छोटी सी उम्र में। तब मैं उस समय दिमाग में ऐसे ड्रीम सा विविड चलता था कि डॉक्टर बनना है। अब वो क्रिमेशन के टाइम पे भी, उसके बाद जब भी मैं उस रास्ते से निकलता था, उस ब्रिज को, गंगा जी का जो ब्रिज था जो उसको क्रॉस करते थे, तो बहुत बार मैं उधर देखता तो मुझे याद आता था कि मैंने यहाँ पे कुछ बोला है, मुझे परसू करना है। तो उनकी डेथ हो गई तो फिर मैं आ गया, नोएडा आ गया। बिकॉज जब घर में कोई और था नहीं, मदर थी, वो टीचर थी, तो वो भी बहुत फाइनेंशियली हम लोग बहुत स्टेबल नहीं थे, तो नोएडा आ गए। नोएडा में अकेला सिस्टर के पास रहता था, यहाँ पे मैंने पढ़ाई की खुद गवर्नमेंट स्कूल में। मदर ने भी ट्राई भी किया कि इसको अच्छे स्कूल मिल जाए था। कैम्ब्रिज में मुझे ध्यान है, हम कैम्ब्रिज स्कूल में गया था, सेंट्रल स्कूल में गया था नोएडा में, सेंट्रल स्कूल नोएडा का है। 1-2 और स्कूल में ट्राई किया था, या सब लोगों ने मना कर दिया, बिकॉज ये उसका हिंदी मीडियम का बच्चा है, कॉप अप नहीं कर पाएगा। और 7th-8th की बात है,
और 6-7 मेरा ड्रॉप आउट था। अच्छा। 5th में स्कूल था हमारे यहाँ, 6-7 का स्कूल ही नहीं था। 5th तक तो मैंने पढ़ाई की और टॉप किया, डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, और 6-7 में स्कूल नहीं था। तो मैं स्कूल में ऐसे एडमिशन हो गया था, वहाँ पे पढ़ाई होती नहीं थी, तो हम लोग गए ही नहीं थे। 6-7 का मैथ्स भी मुझे नहीं आता था। मैं 8th क्लास में जब मैंने फाइनली मुझे गवर्नमेंट के स्कूल में दाखिला मिला, गवर्नमेंट का एडेड स्कूल था छोटा सा, वहाँ भी फर्स्ट जो हाफ ईयरली एग्जाम होते थे उसमें फेल हो गया, मेरे 0 मार्क्स आए आउट ऑफ 50। तो वहाँ भी बड़ा टफ था, और रहना भी स्ट्रीट लाइट में पढ़ाई करना, कमरा था नहीं तो आंगन में रहना, बाथरूम होते थे लाइन से, लाइन लगा के खड़े होना वहाँ पे सुबह शाम। फिर पैसे नहीं होते थे तो पैसे के लिए पॉपकॉर्न बेचना, मैंने पॉपकॉर्न बेचे हैं गलियों में, नोएडा की गलियों में, दिल्ली में अपूगढ़, चिड़ियाघर, पुराना किला, भैरव मंदिर, इंडिया गेट, इन सब एरियाज पे बस से जाना। पहाड़गंज एक जगह होती थी, वहां से पॉपकॉर्न खरीदने होते थे सुबह जाकर, अर्ली मॉर्निंग वहां से लेके आओ बस से पहाड़गंज से, फिर जाके घर में, फिर घर से स्कूल करना होता था 8 से 2 तक, 2 बजे के बाद फिर मैं निकलता था लोकल नोएडा में। और सैटरडे संडे छुट्टियां होती, जब संडे होती तब मैं इन हॉट स्पॉट से दिल्ली के जाता था। वो दिन भी देखे हैं, तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने मजाक भी बनाया, बहुत सारे लोगों ने तंग भी किया होगा, तो बहुत सारे लोगों ने मोटिवेट भी किया। तो वो फैक्ट्रीज में काम किया, जैसे समर ब्रेक में छुट्टियां होती थी, नोएडा में फैक्ट्री थी एक सेक्टर 3 में, तो वहाँ काम करता था मैं। ऑटो चलाए, 3 व्हीलर चलाए हैं। ओके। और मतलब बहुत सारी जो भी आपको एक लाइफ को सरवाइव करने के लिए चीज़ें चाहिए, वो बहुत सारी चीज़ें करी। तो उसके बाद यहाँ पे 9th-10th करा, उसमें पास हो गया। फिर मैंने 8th में मैंने ईयर एनुअल एग्जाम में टॉप किया। 8th में मतलब मैं फेल हुआ था फर्स्ट 6 महीने में, पढ़ने में तो शुरू से अच्छा था, तो वो लेकिन उस समय चांस का ब्रेक हो गया, तो पता नहीं था यहाँ का कल्चर भी नहीं, पढ़ाई भी कैसी थी, सेक्शन पढ़ाई नहीं था। फिर मैंने एक दोस्त ढूंढा, अपना दोस्त अच्छा था वो, तो उसने मुझे पढ़ाया, मैंने भी साथ पढ़ाई की, तो मैं टॉप कर गया। 9th-10th किया फिर गवर्नमेंट स्कूल से। 11th-12th में एक गवर्नमेंट स्कूल और नोएडा में था, भवानी शंकर इंटर कॉलेज नाम है उसका, अभी भी है, जो बिल्कुल देसी, जो गाँव वाले बच्चे पढ़ते हैं नोएडा के, वो वाला स्कूल है। वहाँ पढ़ाई की, वहाँ टॉप किया मैंने। फिर मैंने PMD का एग्जाम दिया। PMD में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में हो गया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे आयुर्वेदिक कॉलेज मिला, तो मैं और मेरी वाइफ दोनों, रश्मि, हम दोनों पहले मिल गए थे, तो दोनों का सिलेक्शन पहले वहाँ हुआ। दोनों ने दोबारा एग्जाम दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका हो गया, तो उसको आगरा मेडिकल कॉलेज मिल गया, डॉक्टर रश्मि को। पता लगा जब कि दोनों की मार्कशीट आ गई, तो मार्कशीट में मेरे मार्क्स सबसे ज्यादा थे। अच्छा। तो ये तो बड़ा अजीब था कि एक को मिले ना, तो पता लगा घोटाला हो गया। जब वहाँ फॉलोअप किया तो मेरी सीटी किसी ने भेज दी वहाँ पे, मेडिकल कॉलेज में, कानपुर यूनिवर्सिटी था, उसने कराया था। CCS नहीं तो सॉरी, साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है कानपुर में, उसने ही कराया था। तो वहाँ के वाइस चांसलर साहब थे सर्वज्ञ सिंह कटियार जी। जब मैं उनसे मिलने गया तो उसके लिए मिनिस्टर से मिलना, मिलता ही नहीं था किसी से बंदा, उससे मिलना बड़ा डिफिकल्ट था। तो कई सारे मिनिस्टर से मिला, उनसे कहलवाया, फोन कर मिलने गया, तो उसने मुझे प्रॉमिस किया कि मैं जांच कराता हूँ, अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो मैं इसको रेक्टिफाई करूंगा, यू कम आफ्टर 2 वीक्स। 2 वीक की जांच हो गई, तो मुझे तो पूरा भरोसा ही था कि अगर होना ही चाहिए मेरा। जब मैं लौट के आया तो उसने कहा बिकॉज अब तो पता लग गया था, आपका फॉर्म ही खो दिया हम लोगों ने, गलती से खो गया है अब तो, बिकॉज अभी रिजल्ट आउट हो चुका है, काउंसलिंग हो चुकी है, रिजल्ट, यूनिवर्सिटी का काम होता है एग्जाम कंडक्ट कराना और रिजल्ट को भेज देना गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट काउंसलिंग करती थी, वहाँ पे डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन होते थे, वो काउंसलिंग करते थे और सीट अलॉटमेंट करते थे। वो प्रोसेस सारा हो चुका था, लेट हो गया था तब तक। तो उसने कहा मेरे हाथ में कुछ है नहीं अब। तो मुझे बड़ा बुरा लगा, तब मैंने उसको बोला, मैंने कहा आई विल नॉट लीव यू, मैं चाहे मुझे हाई कोर्ट जाना पड़े, चाहे मुझे मुख्यमंत्री के पास जाना पड़े, बिकॉज उस समय डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के पास था मेडिकल एजुकेशन। ऐसे बोल दिया अब इसमें, वहाँ चलाया। फिर मैं लग गया उसके पीछे, तो ये पागलपन था, पैशन था वहाँ पे, तो मैं लग गया उसके। मैं लखनऊ जाना, कानपुर जाना, हाई कोर्ट में उसका कंटेम्प्ट कराया मैंने 2-3 बार। उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री से अप्रोच करवाया, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखवाई कई सारे मिनिस्टर से, जांच करवाई उस पूरे प्रकरण की। फाइनली जांच कराने के बाद, वहाँ जांच कराने जब कराई तो मेरे लिए वहाँ से इनकी रिपोर्ट्स बनी सारी। तो उस प्रोसेस में चपरासी से मिलना, सेक्शन ऑफिसर से मिलना, डिप्टी सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन, हेल्थ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी टू CM, इन सबसे मिलना हुआ, सबको कन्विंस करना, सबको बात बताना। तो पहले तो एक बार क्या हुआ, ऑर्डर मेरे फेवर में आने वाला था, सारी प्रोसेस हो गई थी, बट सडनली वहाँ से निगेटिव होकर आ गया कि बिकॉज इनका मामला न्यायालय में लंबित है, उच्च न्यायालय में, इसलिए हम डिसीजन ले नहीं सकते। तो वो बड़ा सेटबैक था। फिर दोबारा स्टार्ट की, 0 से स्टार्ट की जर्नी।
तो वहाँ पे कई सारे IAS लोगों ने जो थे उन्होंने सपोर्ट किया, लोगों ने बहुत दोबारा रिपोर्ट लगाई, लीगल रिपोर्ट लगवा के भिजवाएंगे, अपना केस विड्रॉ कर लेंगे। तो इस बार मैंने, बिकॉज उस टाइम मैं CM के सेक्रेटरी से मिल नहीं पाया था, पंचम तल में मिलना असंभव था, तो उन्होंने घर का पता किया, रेकी की घर के जाके पता लगा वो सुबह 4 बजे उठते हैं, 4:30 बजे उठ के वॉक करने जाते हैं। तो मैं सुबह 4 बजे, आप माने 3:30 बजे उठा, 4 बजे उनके घर पहुंच गया बाहर खड़ा होके, क्योंकि उनके ऑफिस में तो मिलना अलाउड ही नहीं था, मतलब किसी के लिए अलाउड नहीं था। तो फिर जब उनको मिला तो उनको मैंने सारा अपना इंसिडेंस बताया। फाइनली उन्होंने 2-3 दिन के अंदर मेरी फाइल पॉजिटिव होके ऑर्डर होके आ गई। फिर मुझे MBBS मिला। अब बिकॉज MBBS से पहले जो 9-10 महीने का जो स्ट्रगल था, ये बहुत मतलब वो था, डिग्री थी तो अपने आप में हाँ, मतलब ये मेरे लिए कम्युनिकेशन करना, लोगों को इनरोल करना, लोगों को पर मतलब कन्विंस करना और अपनी स्टोरी बता के उनसे काम करवाना, गेट डन वर्क, वो भी सरकारी दफ्तरों में जहाँ पे काम में सालों में लगते हैं। तो वो स्ट्रगल बहुत इंपॉर्टेंट था, उससे मेरे लिए वैल्यू बहुत क्रिएट हो गई MBBS की। तो फिर मैंने MBBS में अच्छी पढ़ाई करी, MBBS में टॉपर था, गोल्ड मेडल थे, डिस्टिंक्शंस थी, ऑनर्स थे बहुत सारे। उसके बाद MD करा, MD में भी गोल्ड मेडल थे। अब बट बिकॉज MD उस समय MBBS में पैसे नहीं होते थे, तो मैच चलाता था मैं अपने हॉस्टल की, उससे कमाई होती थी, तो उससे अपना खाना पीना। इवन मेरी सिस्टर छोटी थी, उसको MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी कराया वहाँ पे, उसने PhD करी, डॉक्टरेट किया, वो भी साइंटिस्ट है। तो अपने परिवार का मतलब वो पार्ट टाइम बिजनेस करके, पार्ट टाइम काम करके वहाँ पे भी करा। MD में पैसे मिलने लगते हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में। तो MD स्टार्ट करी, MD में टॉपर था। MD के बाद फिर पैसे नहीं थे, तो फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन की। मैंने बताया ना आपको, MD का रिजल्ट आते ही, और फिर वो प्रोसेस आई। तो स्ट्रगल था पूरे बचपन में, बट उस समय सीखने को बहुत मिला। तो आपको लगता है जो आपका परसिवियरेंस है कहीं ना कहीं बचपन जो चाइल्डहुड से अटैच्ड है? हाँ, मुझे लगता है जो परसिवरेंस, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो परसिवरेंस है, जो रेजिलियंस है एक्चुअली, वो बचपन में जो मैंने स्ट्रगल किया है और उसमें जो रिजल्ट्स भी मैंने क्रिएट किए हैं, तो अगर वहाँ रिजल्ट क्रिएट नहीं होते मेरे से, अगर मुझे सीट नहीं मिलती शायद, तो हो सकता है मैं निगेटिव उसमें जाता, मैं इतना स्ट्रगल नहीं करता, इतना मेहनत नहीं करता। बिकॉज स्ट्रगल किया और रिजल्ट्स भी बड़े पॉजिटिव आए, तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए रीइंफोर्सिंग थे। तो अब जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसमें मतलब इतनी टेंशन नहीं होती, मालूम है सॉल्यूशन तो निकलेगा, आपको हार नहीं माननी है। एक जनरल कॉन्फिडेंस बेसिकली बन गया, तो बिलीव वहीं से बना, कोई प्रॉब्लम आई है तो कुछ बड़ा होने वाला है बेसिकली। तो बिलीव वहीं से बना, बिलीव, परसिवरेंस है जो मेरी कोर वैल्यू निकल गई, जो क्वालिटी निकल गई, चाहे परसिवरेंस हो या रेजिलियंस हो या हार्ड वर्क, 3 मेरी कोर वैल्यू निकल गई, वो उसी स्ट्रगल से निकल के आए। तो जैसे आप देखते हो कि मैं लिंक्डइन पे कंटेंट लिखता हूँ, मोस्टली मैं डॉक्टर्स को, कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के माइंड को ही समझना चाह रहा हूँ मैं कि क्यों ये एंटरप्रेन्योर नहीं बन पा रहे। तो काफ़ी सारे डॉक्टर्स ऐसे लिखते हैं कि इंडिया में ना दिस इज़ द वर्स्ट टाइम टू बिकम अ डॉक्टर, या फिर जैसे अभी आपने बताया कि आपके नंबर अच्छे आए थे बट आपका कहीं ना कहीं घोटाले की वजह से आपका वो सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आपको लगता है क्या कि ये काफ़ी इन द सेंस काफ़ी डीमोरलाइजिंग होता होगा काफ़ी सारे और डॉक्टर्स के लिए कि भाई हमने पढ़ाई तो इतनी सारी कर ली है, इतनी मेहनत करके ही हमें डिग्री मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली। तो आपको लगता है इस वजह से काफ़ी डीमोरलाइजिंग है उनके लिए, या काफ़ी डॉक्टर्स इंडिया शायद छोड़ के भी जा रहे होंगे? नहीं, आप तो कोई इस ट्रेडिशनल जो सेटअप है ये एग्जाम कंडक्ट कराने वाला, जैसे अभी रिसेंटली भी आया था कि नीट में कुछ तो घोटाला हुआ था बीच में, आपने देखा ही होगा ये फिर भी ये ट्रेडिशनल तरीके से ही चीजें हो रही हैं। आपको लगता है इसमें कुछ चेंज आना चाहिए? क्योंकि एक इंडिविजुअल जैसे आपने इतनी मेहनत की, परसिवियरेंस दिखाई, शायद आम इंसान नहीं दिखा सकता, मतलब वो कैसे मैनेज करे इस चीज़ों को? नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहे हो कि जो प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, चाहे किसी भी एग्जाम कंडक्ट, चाहे वो IIT हो, JEE हो या आपका नीट हो, कोई भी हो, वो तो उसमें कोई दो राय नहीं। बट ऐसा नहीं है कि अगर नहीं है, कहीं गड़बड़ हो रहा है तो सारा कुछ गड़बड़ हो रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है कि 100% घोटाला कहीं नहीं हो सकता। होगा कि अगर तो आप लगे रहोगे तो आपको अपना वो मिल जाएगा, हक मिलेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इस पे ना फोकस करके, जिसको हम सिस्टम को चेंज करने में बहुत टाइम लग जाएगा, और सरकार करती है, लीडर्स करते हैं, अगर हम एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, इन्फ्लुएंशियल लेवल तो हम भी कर सकते हैं, बट वहां तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी चाहिए हमें, अगर सिस्टम को चेंज करना है। तो मुझे लगता है जो एक बेसिक थॉट प्रोसेस है ना, जो घर में बनना होता है, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो इंजीनियर वाले का जब बनता है तो कोई नहीं सोचता कि इंजीनियरिंग करेगा, उसको सोचना है वो IAS की तैयारी करेगा, ठीक है, वो स्टार्टअप खोलेगा, MBA करेगा, IIM जाएगा, ठीक है, और उसके बाद बड़ी पैकेज में नौकरी करेगा। डॉक्टर जब डॉक्टरी कर रहा होता है, डॉक्टर के लिए बारे में सोच रहे हैं तो डॉक्टर बनेगा, तो उसको दिमाग में इतना ही आता है कि मेडिकल MBBS करेगा, MD करेगा, DM करेगा, MCH करेगा, MS करेगा, और उसके बाद कहीं नौकरी करेगा किसी हॉस्पिटल में, सरकारी में या प्राइवेट में, या अपना क्लिनिक या नर्सिंग होम खोलेगा।
उनकी थॉट प्रोसेस वहीं ब्लॉक हो जाती है, उसके अलावा बड़ा सोचते नहीं है, घर वाले भी कोई नहीं सोचता। बिल्कुल तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यहाँ पे हमें जो सीडिंग है दिमाग में उस समय, चाहे वो डॉक्टर प्रोफेशन, जैसे अब डॉक्टर आजकल आईएएस बहुत सारे बन रहे हैं, तो बिकॉज कहीं ना कहीं सीडिंग चेंज हुई है। पहले लगता था डॉक्टर आईएएस तैयारी नहीं करते हैं, उनके लिए टफ होता है, बिकॉज हमारा मेडिकल साइंस सब्जेक्ट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ब्रॉड है, और उसमें मेंस को क्लियर करना है, प्री क्लियर करना बहुत टफ है। बट अब वो लोगों ने वो भी माइंडसेट चेंज कर दिया है। तो ऐसे ही एंटरप्रेन्योरशिप को मुझे लगता है वहां भी सीडिंग शुरू हो जानी चाहिए कि डॉक्टर भी एमबीए भी कर सकते हैं, एमबीबीएस के बाद दे कैन डू एमडीएमएस भी कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हैं, हॉस्पिटल भी खोलेंगे, खोलना ही चाहिए उनको। तो मान लो कोई इंजीनियर है, तो इंजीनियरिंग के 4 साल में ना उसको दिखता है कि उसके सीनियर्स थे, कुछ एमबीए चले गए, तो कहीं ना कहीं आप गाइडेंस ले सकते हो, कुछ आईएएस चले गए तो आप उनसे बात कर सकते हो, तो रास्ते की कुछ क्लैरिटी मिलती है। डॉक्टर्स की पढ़ाई में भी ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैं इंजीनियर था तो मैथमेटिकल बैकग्राउंड तो है ही, एनालिटिकल बैकग्राउंड है, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की जॉब्स भी लग सकती हैं। डॉक्टर से केस में आप पूरा जो है ना एक टेक्निकल सब्जेक्ट के अंदर घुस रहे हो, आपको कोई बिजनेस से रिलेटेड नॉलेज नहीं है, आपको ये नहीं पता है कि क्लिनिक जब खोलोगे तो किस टाइप का सर्टिफिकेशन चाहिए, या आप हॉस्पिटल अगर मान लो खोलना है तो आपको ये कॉलेज टाइम में पता भी नहीं चलता कि यार एनएबीएच सर्टिफिकेशन में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या नहीं होता है, या लोन कैसे लेना होता है हॉस्पिटल से। तो आपको लगता है इस लेवल पे कुछ चेंजेस आने चाहिए पढ़ाई के अंदर? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो बेसिक, चाहे एमबीबीएस हो चाहे बीटेक हो, कोई भी बेसिक जो बैचलर डिग्री है उसमें मुझे लगता है कुछ एंटरप्रेन्योरशिप का बेसिक एक क्यूरिकुलम एक सेमेस्टर में होना चाहिए, जिसमें ऑपरेशंस क्या होते हैं, सेल्स क्या होती है, मार्केटिंग क्या होती है, फाइनेंस क्या होता है, फंड रेजिंग कैसे करते हैं। अगर डॉक्टर की बात करें तो क्वालिटी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी के बारे में पता ही नहीं होता, एनएबीएच क्या, सेफ्टी ऑफ द पेशेंट कैसे ध्यान रखनी है हमें, ठीक है। तो वो हमारी सीडिंग हो जाएगी, हमारे पार्ट ऑफ लाइफ बन जाएगा, तो हम आगे चाहे प्राइवेट सेक्टर में, चाहे अपने अस्पताल चलाएं या कोई गवर्नमेंट में भी काम करें, तो भी वो कहीं ना कहीं सबको बेनिफिट देगी। तो ये क्यूरिकुलम छोटा सा बेसिक, मतलब बेसिक, डॉक्टर का दिमाग तो बहुत तेज होता है, जैसे इंजीनियर का भी बहुत तेज होता है, तो अगर आपने बेसिक चीजें बढ़ा दी उनको तो उनका एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा। कंस्ट्रक्टिव ईयर्स तो अगर उनको मान लो अपने एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में काम करना है, इवन पहले तो डॉक्टर कभी एमबीए की सोचते नहीं थे, कि कोई ऐसा प्लान नहीं होता कि हेल्थ केयर मैनेजमेंट कुछ होता है। अब देखिए बैचलर डिग्री में हेल्थ केयर मैनेजमेंट नहीं है, मास्टर्स में है, आप समझ रहे। तो अगर मास्टर में कोई चीज है, मास्टर डिग्री दे रहे हैं आप, तो उसका कुछ बेसिक चीज तो बैचलर में भी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो एमएचए है, एमबीए इन हेल्थ केयर है, पीजीडीएचएम है, तो इनके बारे में बेसिक चीजें कुछ मॉड्यूल्स जो है वो मुझे लगता है एमबीए में पढ़ाने चाहिए, सो दैट उनका माइंड उसमें, तो फिर क्या होगा, लोगों की विजन क्लियर होगी, लोगों के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होंगे, लोग चूज कर सकते हैं कि मुझे हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जाना है, क्वालिटी में जाना है मुझे, या प्योर क्लिनिकल में जाना है, या पैरा क्लिनिकल में जाना है मुझे, या हमें एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, तो वो मुझे लगता है उससे बहुत फायदा होगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल के उस पर पूछता हूँ। मान लीजिए जैसे एक टियर 2 सिटी है, मैं नाम नहीं ले रहा किसी भी चीज का, तो 3 डॉक्टर्स ने मिलकर ना एक 50 बेड का हॉस्पिटल उन्होंने खोल लिया था। तो अब वो खोल ली, जब मेरी उनसे बात हो रही है, देवर लाइक वो अराउंड मेरे ख्याल 4 से 5 करोड़ का साल का बिजनेस कर रहे थे, उसमें से ऑक्यूपेंसी लगभग 40-50% रही होगी उनकी। तो जब मेरी बात हुई तो 1 घंटा तो वो इतना अपना परेशानी एक्सप्लेन करते रहे, और उसके बाद फाइनली ये प्रॉब्लम उनका ये था कि उनका ना बिजनेस स्टक कर गया 3 साल में, और उनको ये लगता है कि मैं 12 से 14 घंटे दे रहा हूँ, अब एक साइड से पेशेंट्स पे भी मैं 100% फोकस नहीं कर पा रहा, क्योंकि कंप्लायंस और ये इतने सारे हो चुके हैं। तो ही वाज लाइक, वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड साउंड हुए। तो अगर आप उनको अगर कुछ सजेशन देना चाहो, जबकि वो 3 लोग कर रहे हैं, और आपके केस में आप मॉरलेस अकेले ही थे, आपकी वाइफ भी थी, बट एडमिनिस्ट्रेशन साइड का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे आपने बताया कि कंस्ट्रक्शन से लेके एंड तक वो आपका ही था 90%। तो आप ऐसे डॉक्टर को क्या सजेशन दोगे कि वो कैसे यहाँ से निकल के अपना बड़ा सोचे? तो देखिए 2 बातें हैं। पहले तो अगर डॉक्टर को क्लिनिकल प्रैक्टिस करनी है, इफ ही इज हैप्पी विद वेरी, जो उनको प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो उनको क्लिनिक चला के उतना ही करना चाहिए, या कहीं कॉर्पोरेट में जॉब करनी चाहिए, सरकारी में जॉब करनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है। अगर आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में इंटरेस्ट है कि मुझे पेशेंट ठीक करना है, पेशेंट को इलाज देना है, डायग्नोसिस बनानी है, ट्रीटमेंट देना है, सर्जरी करनी है, तो फिर आप उसी पे फोकस करें। अगर एंटरप्रेन्योरशिप करनी है तो फिर आपको दोनों चीजें नहीं कर सकते, आप प्रैक्टिस भी करो और मैनेजमेंट भी देखो, क्वालिटी भी देखो, ऑपरेशंस भी देखो, मार्केटिंग भी देखो, सेल्स भी देखो, फंड रेजिंग भी देखो, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस भी देखो, एडमिन भी देखो, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो मैंने बुक पढ़ी वन थिंग, एक बुक है वन थिंग, तो यू कैन बी ए गुड क्लिनिशियन और ए गुड मैनेजर। ओके।
ठीक है, टेक्नीशियन और मैनेजर दोनों काम आप नहीं कर सकते। टेक्नीशियन मतलब हमारे केस में क्लिनिशियन हो गया, बिल्कुल। ठीक है। तो क्लिनिशियन और मैनेजर दोनों अच्छे नहीं बन सकते। तो अगर आपको मैनेजर अच्छा बनना है, हॉस्पिटल चलाना है आपको, तो आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस को कुछ ना कुछ विराम देना पड़ेगा और फोकस करना पड़ेगा। या फिर क्या करना पड़ेगा, आपको एक अच्छा सीईओ या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट या यूनिट हेड ये आपको हायर करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा काम, सो दैट प्रोफेशनल वे में वो उसको रन करेगा। क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं हॉस्पिटल में, क्लिनिकल है, जैसे इसमें नर्सिंग डिपार्टमेंट हो गया, डॉक्टर्स हो गए, रेजिडेंट डॉक्टर्स हो गए, पैरा क्लिनिकल है जिसमें लैब है, रेडियोलॉजी है, फार्मेसी है। रेडियोलॉजी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इसमें CT/MRI, अल्ट्रासाउंड, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग, ठीक है। फिर फार्मेसी में IPD OPD फार्मेसी हो गई। ऐसे ही नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट होते हैं, बिलिंग है, अकाउंट्स है, फाइनेंस है, हाउसकीपिंग है, GD है, मेंटेनेंस है, ट्रांसपोर्ट्स है। तो इतने सारे डिपार्टमेंट अगर हैं ऑपरेशंस में ही सिर्फ, तो इनको मैनेज करना, फिर फाइनेंस देखना, अकाउंट देखना अलग से, ठीक है, फंड रेजिंग देखना, नए प्रोडक्ट डेवलप करना, मार्केटिंग करना, थोड़ा बहुत सेल्स पे फोकस करना, ठीक है। जब ये इतना सारा चीजें, तो डॉक्टर अकेले, बल्कि बिना पढ़े उसको पढ़ना भी पड़ेगा। हमारे केस में क्या किया, जब मैंने हॉस्पिटल चालू किया उसके बाद हमें तो आता नहीं था कुछ भी। मैं तो MD पीडियाट्रिक्स था, गवर्नमेंट जॉब में तो वैसे कुछ सीखने को नहीं मिलता है, और उसमें भी प्रैक्टिस क्लिनिकल कर रही थी OPD के बेस पे सिर्फ। तो जब हमने सोचा कि बड़ा विजन करना, तो हमें एक प्रोफेशनली दिमाग में था कि हम अच्छे हॉस्पिटल से हमें कम्पीट करना पड़ेगा। अगर हम इस फील्ड में 200 बेड का बना रहे हैं, मैक्स, फोर्टिस, अपोलो, इन सबसे कम्पीट करना पड़ेगा। उनकी प्रोसेस बहुत अच्छी है, प्रोसेस ड्रिवन हॉस्पिटल है, फुल्ली ऑटोमेटेड हॉस्पिटल है, पेशेंट एक्सपीरियंस पे काम करते हैं, सेफ्टी पे, क्वालिटी पे। तो जब इन पे सोचा, तब फिर हम लोगों ने पढ़ाई अलग से की। मतलब हमने, समझिए, एक MBA हेल्थ केयर में क्या करेगा, उससे ज्यादा कहीं पढ़ाई करी है। तो इस पे आप और डिटेल में बताइए कि जैसे मान लीजिए अगर हम फोकस करें फाइनेंस की अगर बात करें, जैसे मैंने यहाँ 4 पॉइंट्स नोट भी किए हैं कि आपने फाइनेंस, ऑपरेशंस, फंडरेज और डिप्लॉयमेंट, ये भी HR वाला जो काम है, तो आप इसमें और डिटेल में बताइए कि आपने कैसे पढ़ाई तो अगर क्या? कोई भी आपको इंस्टीट्यूट चलाना है, कोई भी कंपनी चलानी है, तो 5-7 डिपार्टमेंट पे आपकी कमांड होनी चाहिए। बिल्कुल। कमांड में मार्केटिंग होनी चाहिए, PR है, ब्रांडिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, ऑफलाइन मार्केटिंग है, ये आपको आना चाहिए अच्छे से। सेल्स आनी चाहिए, ऑफलाइन सेल्स, ऑनलाइन सेल्स आनी चाहिए आपको, ठीक है। आपके ऑपरेशंस पे नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, जैसे हमारे केस में क्लिनिकल ऑपरेशंस है, नॉन क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल। HR आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। HR में चाहे रिक्रूटमेंट है, ठीक है, पेरोल है, लेबर लॉज है, या लाइफ साइकिल ऑफ एम्प्लॉय है, ठीक है, या उसके लिए वो है अप्रेजल इंक्रीमेंट्स हैं, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस हैं, PS IPF, ये आपको सब पता होने चाहिए। फाइनेंस के बारे में, अकाउंट्स के बारे में पता, फंड फाइनेंस, फंड रेज के लिए हेल्प करता है आपको। अकाउंट्स, जो डे टू डे अकाउंट्स, जो नंबर्स होते हैं उनको मैनेज करना, चेक करना, MIS निकालना उनकी, नए प्रोडक्ट बनाना, नया डिपार्टमेंट खोलना, जैसे हमारे केस में नया सर्विस लेके आना, नए डॉक्टर्स हैंड करना। तो ये जब तक आपको इनकी नॉलेज नहीं होगी, आप चला नहीं सकते। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे YouTube वीडियोस देखने पड़ेंगे, बहुत सारे कोर्सेज करने पड़ेंगे, चाहे MBA हेल्थ केयर में करना पड़े, और साथ में पैरेलली उन चीजों जिनको सीखोगे उनको साथ में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ये पूरा अच्छा खासा एक कॉम्प्लेक्स जर्नी है। तो जिनका मन हो, जिनका कमिटमेंट हो कि मुझे एक एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, एम्पायर खड़ा करना है, या लाखों लोगों की सेवा करनी है, हमारे केस में हमारा विजन डिफरेंट है कि हमारा विजन ये है कि लोगों को टच, मूव, हील एंड क्योर करना बिलियंस ऑफ पीपल को ग्लोबली थ्रू प्रिडिक्टिव, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। तो हम प्रिडिक्टिव मेडिसिन पे भी काम करते हैं, प्रिवेंटिव पे बहुत काम करते हैं हम लोग, और साथ में हम ट्रीटमेंट पे भी फोकस करते हैं। तो अगर आपका विजन बड़ा है, लोगों को से सर्व करना है, कि कुछ लेगेसी क्रिएट करनी है, तो फिर आपको इन सब की नॉलेज चाहिए होगी। और इवन बाद में फंड रेज में, चाहे प्राइवेट इक्विटी प्रोसेस है, VC है, या IPO है, SME IPO है, मेन बोर्ड IPO है, इनमें इनको समझना, रोड शो कैसे करना है, पिच कैसे करना है, आपको स्क्रिप्ट क्या होनी चाहिए, फाइनेंशियल मॉडल कैसा होना चाहिए आपको, ये सब चीजें भी सीखनी पड़ेंगे। ये जब भी होगा जब पैशन होगा, इंटरेस्ट होगा। तो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आई थिंक इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई डॉक्टर है और ही इज हैप्पी विद पेशेंट, देखना बहुत अच्छी बात है। अगर पेशेंट देख के खुश हो रहा है, उसका अच्छा रिन्यूमेशन मिलता है, आजकल सैलरी बहुत अच्छी है डॉक्टर्स की भी। तो अगर, और नॉर्मली हस्बैंड वाइफ दोनों ही होते हैं, तो अगर आप हैप्पी हैं कि 9 to 5 जॉब करके अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपके अंदर ऐसा पैशन है, ऐसा कमिटमेंट है कि मुझे कुछ बड़ा क्रिएट करना है, कुछ लेगेसी क्रिएट करनी है, कोई चेन ऑफ हॉस्पिटल क्रिएट करने हैं, या बड़ा कॉर्पोरेट कल्चर क्रिएट करना है, प्रोसेस ड्रिवन हॉस्पिटल बनाना है, तो फिर आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब बिना तपाए सोने में भी चमक नहीं आती है, और बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। बिल्कुल, ठीक है। तो इसके लिए फिर आपको ये सब मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। तो मेरी ये लर्निंग यहाँ से ये निकली है कि कुछ भी करने से पहले आपको ना ये
एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, तो नॉलेज चाहिए आपको, mindset- बिना नॉलेज के तो आप कर नहीं सकते। स्किल सेट चाहिए और साथ में एटीट्यूड चाहिए, मतलब कमिटमेंट वाला, वॉट एवर इट टेक्स, कुछ भी करना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कोई टीम बिल्डिंग करनी पड़े, सिस्टम लगाने हो, प्रोसेस लगाने हो, ऑटोमेट करने हो, ईआरपी करना हो, ट्रेनिंग पे फोकस करना हो, क्योंकि बहुत सारे फेलियर्स आएंगे। बिल्कुल। तो अगर आपने परसिवरेंस नहीं है, पैशन नहीं, तो वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा और आप हार मान लोगे। तो जब तक ये नहीं है तब तक आप नहीं कर सकते। एक्चुअली दो लोगों के नाम मेरे माइंड में है अभी आपसे बात करते करते अभी। तो डॉक्टर प्रताप रेड्डी, फाउंडर ऑफ अपोलो, और डॉक्टर देवी शेट्टी, नारायण हृदयालय। तो एक डॉक्टर प्रताप रेड्डी ने तब बनाया जब वो 50 साल के हो चुके थे, तो जीरो से ही उन्होंने भी स्टार्ट किया। तो उनका भी पूरा जर्नी एकदम परसिवियरेंस उन्होंने भी बहुत दिखाया होगा, और उससे शायद ये प्रूव हुआ कि एज का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे जरूरी नहीं है, कुछ डॉक्टर सोचेंगे कि यार हम 30-35 तक तो हम बन के निकले हैं, डिग्रीज हमारी कंप्लीट हुई हैं, तो 5-7 साल तो ऐसे ही निकल जाएंगे। दूसरा, आपने जैसे बोला कि एक चीज पकड़नी पड़ेगी, जैसे डॉक्टर देवी शेट्टी हैं, वो आज भी सर्जरीज करते हैं, हम कहीं भी देखते हैं तो वो कोट पैंट में कम दिखते हैं, और वो अपना सर्जरी वाला जो स्क्रब्स होता है उसमें ज्यादा दिखते हैं। तो मैं ये ठीक डायरेक्शन में सोच रहा हूँ। इन दोनों एग्जाम्पल्स को आप कैसे कॉन्टेक्स्ट में? नरेश त्रिहान भी डॉक्टर त्रिहान बनेगा। या तो अगर आप सर्जरी या क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके पास टीम बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। सीएक्सओ टीम, सीईओ अच्छा होना चाहिए, सीएफओ अच्छा होना चाहिए, सीईओ अच्छा होना चाहिए, ऑपरेशन हेड अच्छा होना चाहिए, एचआर हेड, सीएचआर अच्छा होना चाहिए। तो अगर आपके पास टीम बहुत स्ट्रांग है, आपने डेलीगेशन दे रखा है, फुल उसको अथॉरिटी दे रखी है, पावर दे रखी है, तो आप वो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहो कि नहीं, टीम भी नहीं है आपके पास अच्छी है, खुद ही हाउसकीपिंग देख रहे हो, खुद ही आप जीडीए को देख रहे हो, खुद ही बिलिंग कर रहे हो, खुद ही डिस्काउंट दे रहे हो, ठीक, खुद ही एचआर में हायरिंग कर रहे हो, खुद ही इंटरव्यू ले रहे हो, तो फिर आप पेशेंट भी देख रहे हो साथ में, तो फिर पॉसिबल नहीं, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। जैसे इनिशियली आपने भी स्टार्ट किया, तो एक पॉइंट तक आपको खुद से करना ही पड़ेगा ना चीजों को। जैसे 50 की भाई 50 बेड तक मैं खुद से ही लेके मेरे को जाना ही पड़ेगा। खुद वो मैं पॉइंट पे बंदा डिसाइड करे कि यार अब टाइम आ गया, लोगों को हायर करना पड़ेगा, डिप्लॉय करना पड़ेगा। नहीं, हायर तो आपको फर्स्ट डे से करना पड़ेगा, बट टीम का साइज धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो पहले तो क्या होता है, आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है ऑपरेशंस में। ऑपरेशन में इन्वॉल्व होते तो आपके डिपार्टमेंट के प्रोसेस कैसे हैं, सब डिपार्टमेंट कैसे हैं, उनका सिस्टम लगाना, ईआरपी लगाना, एचआईएस लगाना, वहाँ पे ईएमआर लगाना, एचआर के सिस्टम प्रोसेस लगाना, तो ये सारा आपको लगाना पड़ता है, खुद ही इन्वॉल्व होना पड़ता है। इससे आप सीखते भी हो, नॉलेज बनती है, आपके स्किल सेट बनता है। बिकॉज जब तक आपको अपने बिजनेस की नॉलेज नहीं है, एक एरिया का कमांड नहीं है, तो अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। फिर धीरे धीरे क्या करते हो, आप टीम बनाते हो अपनी, स्टेप बाय स्टेप, मिड लेवल पे, सीनियर लेवल पे उनको ट्रेन करते हो, ग्रूम करते हो, फीडबैक देते हो, नर्चर करते हो, रिव्यू देते हो, उनके कोचिंग करते हो, मेंटरिंग करते हो। उसके बाद वो टीम सेटल हो जाती है। फिर धीरे से आपको उनको अथॉरिटी और डेलीगेशन देके, डेलीगेशन भी देना पड़ेगा। अब जो आपका काम है वो किसी और का, मतलब डेलीगेशन मतलब ये नहीं काम दे दिया, डेलीगेशन का मतलब होता है कि जो आप कर रहे थे, जैसे मान लीजिए मैं कर रहा था, मैं बिल डिस्काउंट कर रहा था, अब मैंने डिस्काउंट वाली अथॉरिटी अप्रूवल की किसी और को डेलीगेट कर दी, दैट इज डेलीगेशन। या मैं इंटरव्यू लेता था पहले मिड लेवल पे, तो मैंने मिड लेवल के इंटरव्यू सारे सीनियर हेड्स को दे दिए, तो वो अब डेलीगेशन ऑफ मेरी माई पावर हो गया। या मैंने अकाउंट वाउचर पे साइन करना था, तो मैंने वाउचर साइन सीएफओ को दे दिया, एग्जाम्पल, ठीक है। तो डेलीगेशन ऑफ पावर विद अथॉरिटी, मतलब उसको अथॉरिटी भी होनी चाहिए और डेलीगेशन ऑफ पावर आपने देनी है उनको। फिर देखे, फिर ऑपरेशन से आप बाहर आ जाओ, फिर ऐसे मार्केटिंग सेल से बाहर आ जाओ, फाइनेंस से फोकस करो। एक बार फाइनेंस सेट हो गया आपका, तो सीएफओ लग गया, फंड रेज हो गया, आईपीओ हो गया, टीम बन गई, वहां प्रोसेस बन गए, सेकंड राउंड करना, थर्ड राउंड करना, फिर तो आपकी टीम ही करेगी। बिल्कुल। फिर आप बाहर आ जाओगे। तो बेहतर तरीका यही होता है कि सिस्टम जो है, डिपार्टमेंट वाइज आपको प्रोसेस डिफाइन करनी है, डिपार्टमेंट वाइज मैन पावर डिफाइन करनी है, स्किल्ड मैन पावर डिफाइन करनी है, सिस्टम बनाने, प्रोसेस को ऑटोमेट करना है, और वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए वहाँ की एमआईएस बहुत जरूरी है। वहाँ का मतलब नंबर्स बहुत जरूरी हैं, कि वहाँ पे जो हर वीकली आप देखते रहे, मंथली देखते रहे कि भाई जो आप चीजें किसी को हैंड ओवर करिए वो ठीक से कर रहा है नहीं कर रहा, जो प्लान किया वो एक्चुअल से मैच कर रहा है नहीं है, इसमें बहुत डिफरेंस है। अगर डिफरेंस है तो या तो आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, या किसी टीम लीडर को ट्रेन करना पड़ेगा, या क्या नए बंदे को लाना पड़ेगा। तो ये डिपार्टमेंट को कंट्रोल करना अभी भी आपको ही है, बट डेलीगेट करके और लोगों को अथॉरिटी देके, ग्रूम करके। मन में एक क्वेश्चन ये आया, आपने मुझे बताया था जब 1-1.5 साल पहले हमारी बात हुई थी, तो तब आपने बताया था एक बुक के बारे में कि 12 वीक्स अ ईयर करके कोई आपने बुक बताई थी। तो पहला तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये बुक को आप कैसे देखते हो, इससे आपकी क्या लर्निंग हुई। और दूसरा ना, आपने मुझे उस टाइम एक मेल दिखाई थी जिसमें आपने दिखाया था कि 2019 में आपने कुछ 5 साल के गोल्स बनाए थे, और आपने वो गोल्स मेरे ख्याल से 3-3.5 या 4 साल में ही अचीव कर लिए थे। तो मैं ये पूरा जो वाकया था, मैं चाहूंगा कि आप इसको एक्सप्लेन करें डिटेल में जाके, ताकि और डॉक्टर्स और लोगों की हेल्प हो।
12 वीक ईयर बुक बहुत अच्छी बुक है। तो ये बताती है आपको एग्जीक्यूशन कैसे करना है, प्लानिंग कैसे करनी है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है और लोगों को कंट्रोल कैसे करना है, डाटा रिव्यू कैसे करना है आपको। तो उसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई कि विजन जो है आपका कंपेलिंग विजन होना चाहिए। कंपेलिंग मतलब आपको जो पुश करे आगे बढ़ने के लिए, जिसके अंदर इमोशंस हो। इमोशंस मतलब एनर्जी इन मोशन, जो आपको एनर्जी दे, जिसकी वजह से आप आगे पुश हो। तो आपका विजन बड़ा होना चाहिए, इट शुड बी कंपेलिंग होना चाहिए, आउट ऑफ कंफर्ट जोन होना चाहिए, चैलेंजिंग होना चाहिए। और फिर उस गोल जो विजन है उसको आपको प्लान करना चाहिए, कैसे इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, उसकी प्लानिंग होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स। उसके अलावा जब वो प्लानिंग कर लेते हो आप, फिर टीम कौन सी होगी, कौन इसको एग्जीक्यूट करेगी, डिपार्टमेंट में क्या होगा, कौन सा डिपार्टमेंट में क्या, किसको क्या टास्क मिलेंगी, उनको फिर रिव्यू करना, वीकली और मंथली रिव्यू करना। नॉर्मली बुक फोकस करती है वीकली रिव्यू पे, कि अगर आपने 12 हफ्ते में सही से सिस्टम सेट कर दिया, तो अगर आप 12 हफ्ते में सही से प्लानिंग करते हो, सही से एग्जीक्यूशन करते हो, उसकी ट्रैकिंग अच्छे से करते हो, मॉनिटरिंग अच्छे करते हो, ठीक है, अगर कोई डेविएशन हो रहा है तो वहाँ पे एफर्ट बढ़ा देते हो अपने, तो उसमें लीड इंडिकेटर्स भी होते हैं और लैग इंडिकेटर्स भी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, कोई शॉप का एग्जांपल लेते हैं कि किसी शॉप पे आपको 10 प्रोडक्ट बेचने हैं मान लीजिए, या 10 किलो मिठाई बेचनी है, 10 आपके वो आने कस्टमर आने हैं, तो 10 कस्टमर लाने के लिए आपको कुछ ना कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आपको पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन करना है, अखबार में ऐड देना है, ऑनलाइन मार्केटिंग करनी है। तो जो कन्वर्जन से पहले, फाइनल कन्वर्जन से पहले जो काम करना होता है उनको लीड इंडिकेटर्स बोलते हैं, और जो फाइनल जो रिजल्ट है उसको लैग इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो अगर आपको लैग इंडिकेटर्स मतलब फाइनल रिजल्ट्स इंप्रूव करने हैं तो लीड इंडिकेटर्स पे काम करना चाहिए। जैसे मान लीजिए मुझे ओपीडी बढ़ानी है, एग्जांपल, मुझे मालूम है एक कैंप से 10 की ओपीडी आती है, अगर मुझे 100 की ओपीडी चाहिए तो मुझे 10 कैंप करने पड़ेंगे, और 10 के अगर मैं 15 कर लूंगा तो 100% अचीव कर लूंगा, 10 के 8 करूंगा तो अचीव नहीं होगा। तो लीड इंडिकेटर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं लैग इंडिकेटर्स के रिजल्ट्स के लिए। तो अगर आपका विजन बड़ा है, कंपेलिंग है, इमोशनल विजन है, ठीक है, प्लानिंग आपने ड्राफ्टिंग बहुत अच्छे से कर लिया, डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे से बना लिया, उसका डिपार्टमेंट वाइज गोल्स क्रिएट कर लिए, डिपार्टमेंट वाइज सिस्टम बना लिया, ऑर्गेनोग्राम बना लिया, उन सबके जो लोग हैं उनके नाम डिफाइन कर दिए, उनके KRAs या JDs डिफाइन कर दिए, उसके KPIs निकालना सीख लिया आपने, KPIs कैसे निकालेंगे, उनको मेजर करना, रिव्यू करना, फीडबैक देना, और उसके हिसाब से अपने लीड इंडिकेटर्स को चेंज कर लेना। अगर मैं 100 रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ और मुझे 200 लोग काम कर रहे हैं या 200% काम कर रहे हैं, तो मुझे इसको डबल करना है तो इसको 400% करना पड़ेगा। तो अगर आपने वो अच्छे डीप डिवीजन ऑफ लेबर कर लिया अपनी कंपनी में, लोग काम डिफाइंड है, KRA डिफाइंड है, KPI डिफाइंड है, तो फिर आप इसको अचीव कर सकते हो। तो मैं अभी एक और एग्जांपल इसी पे पूछना चाहूंगा। आपने बीच में एक DPR भी बोला था, शायद वो भी चीज कवर होगी इसके अंदर। अभी 2-4 दिन पहले ही एक डॉक्टर मेरे को अप्रोच किया, लिंक्डइन पे ही उन्होंने मैसेज लिखा कि मुझे ना एक हॉस्पिटल खोलना है, तो उसका ROI क्या होगा। ये एक मुझे लगा काफी रैंडम स्टेटमेंट है, तो मैंने उनसे और क्वेश्चंस पूछे। तो मान लीजिए आपसे कोई डॉक्टर आकर के इस तरीके से पूछता है कि भाई मैं हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ, उस डॉक्टर ने मुझे आगे बताया कि मुझे ना इनिशियली एक रेंटेड प्लेस पे खोलूंगा, 8 से 10 बेड का खोलना चाहता हूँ, प्लस मैं कंपटीशन से भी थोड़ा दूर रहना चाहता हूँ इस डायरेक्शन में। फिर मैंने उससे पूछा कि डिपार्टमेंट्स क्या रहेंगे आपके, इस तरीके से उस अप्रोच हो रही थी प्रॉब्लम। तो आपने बीच में बोला एक DPR जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो आपने बनाई थी जब आप हॉस्पिटल कंसीव कर रहे थे, और फिर वो लेकर के आप बैंक तक गए थे। तो मान लीजिए आपको इस पर्टिकुलर डॉक्टर को जो बिल्कुल स्टार्ट आउट कर रहा है, इसको आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, तो DPR तो अलग चीज हो गई, DPR तो हो गया नॉलेज सेट हो गया। DPR के बाद सेकेंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, DPR होता है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कि आपने प्रोजेक्ट में ब्लैंड कितनी साइज क्या है, बिल्डिंग कितनी साइज की है, बिल्डिंग में कौन कौन से डिपार्टमेंट लेके आने वाले हो, कौन कौन सी प्लांट एंड मशीनरी है, और क्या मतलब डॉक्टर्स होंगे, लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स होंगे, क्या कैचमेंट एरिया है आपका। बट एक होती है फिजिबिलिटी स्टडी, जिसको TEB भी बोलते हैं, टेक्नो इकोनॉमिकल वायबिलिटी स्टडी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आप खुद करते हो, किसी से करवाते हो प्रोफेशनल से, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो खुद करनी चाहिए आपको। उसमें देखते हैं कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, ठीक है, कि कौन से पेशेंट्स हैं जो आपके कस्टमर्स होंगे, क्या उनकी नीड्स हैं। मतलब मान लीजिए वहाँ पे कैंसर ज्यादा है, कार्डिक प्रॉब्लम ज्यादा है, गैस्ट्रो ज्यादा है, न्यूरो है, नेफ्रो है, या मल्टी जनरल स्पेशलिटी ज्यादा है, मेडिसिन, गायनी, पीड्स, ऑर्थो, तो वो आपको देखना चाहिए। तो आपको टारगेट ऑडियंस पता होना चाहिए पहले। तो उस टारगेट ऑडियंस के आसपास फिर आपको ये देखना है कि उसका कैचमेंट एरिया कितना बड़ा है जिसको आप सर्व करना चाहते हो। फिर उसके अलावा ये देखना है कि जो जिस कैचमेंट एरिया में जो टारगेट ऑडियंस रहता है उसकी नीड्स क्या है एक्चुअली, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है और डिजायर्स क्या है।
Okay. तो अगर आपने नीड्स को फुलफिल कर दिया, प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और डिजायर्स को मैच कर दिया, तो आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो। तो मान लीजिए कोई सोसाइटी है, आसपास कोई अपार्टमेंट्स हैं, 10-12 15 20 से 40 साल के लोग रहते हैं, तो मैटरनिटी चाइल्ड पीडियाट्रिक्स वाला काम अच्छा चलेगा, ऑर्थो अच्छा होगा, ठीक है, फिजियोथेरेपी अच्छा होगा, कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं। या ऐसा कोई गांव है जहाँ पे ओल्ड एज सिटीजन ज़्यादा है, आसपास ज़्यादा है, तो वहाँ पे डायबिटीज है, कार्डियक है, न्यूरो है, नेफ्रो है, गैस्ट्रो है, ऑर्थो है, जॉइंट रिप्लेसमेंट। तो टारगेट ऑडियंस पता होना चाहिए आपका, उसका एज ग्रुप क्या है, उसकी डेमोग्राफी क्या है, लोकेशन क्या है, साइकोग्राफी क्या है, किस तरह के लोग हैं, उनका पेयर मिक्स वहाँ पे कैसा है, कि वहाँ पे कैश पेशेंट ज़्यादा है या प्राइवेट इंश्योरेंस ज़्यादा है या गवर्नमेंट पेनिट्रेशन इंश्योरेंस का ज़्यादा है, उसके हिसाब से भी आपको रेट अपना बनाने पड़ेंगे, वो स्टडी करनी पड़ेगी आपको। ये सब समझ के फिर आपको हॉस्पिटल बना के फिर कंप्यूटर एनालिसिस करनी पड़ेगी, स्वॉट एनालिसिस करनी पड़ेगी कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है। Okay. फिर आपको कुछ यूएसपी क्रिएट करनी पड़ेगी, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम योर कंपटीशन। अब जैसे हम ही लोग हॉस्पिटल यहाँ पे नोएडा में तो चलाना आसान है नहीं, बिल्कुल। नोएडा में फोर्टिस है, मैक्स है, अपोलो है, अब तो मेदांता भी आ गया है, कैलाश है, यथार्थ है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। तो अगर आपको कुछ यूएसपी है इन टर्म्स ऑफ सर्विस है, प्रोडक्ट है, या प्राइसिंग है, या एक्सपीरियंस है, तो वो यूएसपी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन दिखाना पड़ेगा। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, अगर कोई चीज चला रहे हो आपको, तो वैल्यू फॉर मनी। अगर आपने मेरे यहाँ डॉक्टर को दिखाने के लिए 1000 रुपए कंसल्टेशन दी और 1000 रुपए की जगह मैंने आपको 800 की वैल्यू दी, मतलब डॉक्टर ने आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, अच्छे से बताया नहीं, या अच्छा बिहेवियर नहीं था, डायग्नोसिस ठीक नहीं थी, ट्रीटमेंट में कॉम्प्लायंस अच्छा नहीं था, ट्रीटमेंट ठीक नहीं था, तो फिर आप दोबारा नहीं आओगे। तो अब वैल्यू फॉर मनी मतलब अगर आप 1000 रुपए दे रहे हो तो एटलीस्ट 1200 की वैल्यू उसको मिलनी चाहिए, तब तो आप आओगे दोबारा और रेफर करोगे, अदरवाइज नहीं। तो आप वैल्यू फॉर मनी कहते रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बहुत मार्केटिंग करना, सेल्स करना, स्ट्रेटजी कंप्लायंसेस लेना, क्वालिटी क्रेडिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी फास्ट करा सकते हो, NABH है, NABL है, इम्पैनलमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स बिजनेस है, मतलब इतना आसान नहीं है, नहीं तो फिर अस्पताल सब लोग खोल देते हैं। प्लस फिर गवर्नमेंट के रेगुलेटर रहते हैं बहुत सारे, आपसे ये भी एक्सपेक्ट करा जाता है, भले आपने लैंड अपने सरकारी रेटों में नहीं खरीदी हो, कॉमर्शियल रेट्स पे खरीदी हो, कोई सब्सिडी नहीं मिल रही हो, कोई बिजली में सब्सिडी नहीं मिलती है, कोई प्लांट मशीनरी में सब्सिडी नहीं मिलती है, डिस्पाइट आपसे उम्मीद की जाती है कि आप बहुत सारे लोगों को फ्री इलाज करें या चैरिटेबल रेट्स पे करें, डिस्काउंट करें, वो भी करने पड़ते हैं। तो ये सब चीजें समझ के ही मुझे लगता है कि इसको अंदर घुसना चाहिए, अदरवाइज अगर वो कंफर्टेबल नहीं है इन सब चीजों से, तो उसको अंदर आना नहीं चाहिए। तो आपने भी पेशेंट एक्सपीरियंस के बारे में बात की, क्वालिटी के बारे में, तो मैं आपका गूगल रिव्यूज जब चेक कर रहा था, तो वो मैंने जितना देखा ना, नोएडा में जितना भी कंपटीशन है उसमें आपके सबसे अच्छे रिव्यूज हैं और सबसे ज्यादा रिव्यूज हैं। 4.8 प्लस आपकी रेटिंग है, और मेरे ख्याल से 15 से 20 हजार लोगों ने जितना मैंने नहीं 25 से 30 हजार लोगों का खाली एक प्लेटफॉर्म पे, टोटल तो लाखों में होंगे। और खाली नोएडा में नहीं, पूरे दिल्ली से पूरे इंडिया में वी आर नंबर 1 गूगल रेटेड हॉस्पिटल। तो ये आपने ये अचीव कैसे किया? ये तो हम लोग ना, जो हमारे बेसिकली पूरे सिस्टम में आप कब बोलते हो पेशेंट को कि आप रिव्यू कीजिएगा, मतलब हाँ, तो आप कैसा सिस्टम है? बिल्कुल। तो हमारा ना जो फोकस है पेशेंट्स, हम पेशेंट की सेफ्टी पे, क्वालिटी ऑफ केयर पे फोकस करते हैं, पेशेंट एक्सपीरियंस पे। तो अगर आप पेशेंट को सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट मतलब क्वालिटी अच्छा ट्रीटमेंट की, अच्छी डॉक्टर्स अच्छे हैं, आपके जो प्रोसेस है वो अच्छे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ अच्छा है, नर्सिंग स्टाफ अच्छा है, डॉक्टर्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स अच्छे हैं, OT अच्छी है, ICU अच्छी है, ब्लड बैंक अच्छा है, सारी सर्विसेज क्वालिटी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के साथ जा रही हैं। और साथ में सेफ्टी भी है, मतलब कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो रहे पेशेंट्स को। तो ये हमारा मोटो है एक्चुअली। और पेशेंट एक्सपीरियंस पे हम फोकस करते हैं। अगर आपने दोनों चीजें मैच कर दी तो पेशेंट एक्सपीरियंस अपने आप अच्छा होगा। तो हम लोग जब पेशेंट एक्सपीरियंस को देखते हैं, कहीं पे पेशेंट एक्सपीरियंस खराब नहीं होना चाहिए। पेशेंट सेंट्रिक हॉस्पिटल है, तो चाहे कुछ भी हो, चाहे सर्जरी हो, चाहे मेडिकल मैनेजमेंट हो, चाहे कोई प्रोसीजर हो, चाहे कंसल्टेशन हो, हर चीज पेशेंट को सेंटर में रख के प्लान की जाती है। चाहे उसका फाइनेंस हो, चाहे कोई अटेंडेंट बैठा होगा, तो हम सब वही बताएंगे जो पेशेंट के लिए बेस्ट होगा। जैसे अभी एक पेशेंट आए थे, बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट है, हस्बैंड वाइफ दिल्ली में पोस्टेड है, फादर गिर गए, फ्रैक्चर हो गए, मल्टीपल फ्रैक्चर हो गए, और सडनली उनको कहीं नियर बाई बड़ा फेमस हॉस्पिटल है साउथ दिल्ली का, जो वो सी जॉन में रहता है, किदवई नगर के आसपास जो लोग रहते हैं वहाँ पे हॉस्पिटल है, फेमस हॉस्पिटल है, वहाँ ले गए। वहाँ उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। गवर्नमेंट में भी कभी वहीं है तो गवर्नमेंट में भी बड़े सारे रिव्यू रेफरेंस करे,
तो सर्जरी प्लान करी गई उनकी। सर्जरी से पहले कई सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हुए उनको, डीबीटी हो गया, ठीक है, तो सर्जरी डिले हो गई, बट सर्जरी वगैरह वो हमारे पास आ गया फाइनली। और वो भी है सेप्टिक शॉक में, उनको इन्फेक्शन होगा, तो सेप्टिक शॉक में बीबी था 80/60 या 80/50 था। तो सेप्टिक शॉक में भी मैनेज करना उनको अच्छे से, फिर जब उनको सेप्टिक शॉक में हमने बहुत अच्छे से मैनेज किया, ट्रीटमेंट बहुत अच्छा था, रिकवरी बहुत फास्ट थी। नॉर्मली बहुत मॉर्टेलिटी हाई होती है सेप्टिक शॉक में, और वहाँ पुराना अस्पताल का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। तो वो आप सोचिए दिल्ली से इतनी दूर, वहाँ पे 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर से नोएडा में, जबकि वहाँ पे सारे बड़े हॉस्पिटल वहाँ बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट को चाहे प्राइवेट को, वहाँ से आए। फिर वो जब फ्रैक्चर हुआ, मतलब ट्रीटमेंट सर्जरी के लिए भी यहाँ पे आए, तो हमारी टीम ऑफ डॉक्टर ने असेस किया, सारा देखा, कार्डियोलॉजिस्ट ने, उनकी एज ज़्यादा थी, तो देखा कि भाई ही इज नॉट फिट फॉर सर्जरी, और इस जो प्रॉब्लम है इट कैन बी कंजर्वेटिवली, इसका मैनेजमेंट भी किया जा सकता है विदाउट सर्जरी भी, बिकॉज पेल्विक फ्रैक्चर था और एंकल फ्रैक्चर था। और हमने, मानोगे नहीं, आज वो फॉलोअप में आए, इसीलिए मैं थोड़ा लेट हो गया जब आप मिलने से पहले। ओके। उनकी 3 महीने से मैं दिखा रहे हैं, उनकी जो रिकवरी बहुत अच्छी है, एज पर एक्सपेक्टेड है, और वो कंजर्वेटिव विदाउट सर्जरी, जिसमें बहुत रिस्क था, मतलब उनका इजेक्शन फ्रैक्शन जो बहुत कम था, मतलब कार्डियक प्रॉब्लम थी, हार्ट प्रॉब्लम थी, तो इसकी वजह से सर्जरी में हाई रिस्क था, बहुत हाई रिस्क सर्जरी थी। तो अब हमने सर्जरी नहीं करी, पेशेंट को सेंटर में रखा, पेशेंट सेंट्रिक काउंसिल किया, टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, बट बिकॉज आपके लिए सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी ऑफ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए प्लीज इस ट्रीटमेंट को फॉलो करें। हम हर 2-3 महीने में रिव्यू करेंगे, 1 महीने पे, और हर 4 हफ्ते उनको रिव्यू करते हैं। वो हर मंथ बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो चलने भी लगे हैं। ओके। तो हम पेशेंट के लिए क्या बेहतर है उस पर फोकस करते हैं, ना तो पैसे की बात करते हैं, पैसा मिले कम मिले, ज्यादा सर्जरी कर तो ज्यादा पैसा बनता, कंजर्वेटिव में कोई पैसा नहीं बनता है। कंजर्वेटिव में तो भर्ती भी नहीं करना, खाली ओपीडी में ट्रीटमेंट होना है, ठीक है। तो सर्जरी में तो हम लाखों का बिल बन सकता था, बट हमने पेशेंट का फोकस रखा कि पेशेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सर्जरी इंपॉर्टेंट है, मेडिकल मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट है। ओके। तो या पेशेंट को अगर रेफर भी करना पड़े किसी सेंटर पे, तो हम वो रेफर भी कर सकते हैं। इवन पेशेंट सेंट्रिटी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंट अफोर्डिंग नहीं है, हम लोग सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं एक लिमिट से ज़्यादा उनको, तो फिर हम उनको अपने कोस्ट पे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी अकाउंटेबिलिटी पे अपने हॉस्पिटल से, सरकारी अस्पताल में रेफर करके भर्ती करा के तब आते हैं। ओके। तो पेशेंट के हित में जो होगा, चाहे वो हमारे अस्पताल में इलाज हो, चाहे बाहर के अस्पताल में इलाज हो, एक पहला अस्पताल है इंडिया का जो सेकंड ओपिनियन कहीं से भी अलाउ करता है। ओके। हमारे यहाँ कोई दूसरे अस्पताल का डॉक्टर आके वॉक इन कर सकता है, पूरी फाइल देख सकता है, इलाज में अपना रिकमेंडेशन दे सकता है, वीडियो कॉल से कर सकता है। फाइल के हम सारे पेपर पेशेंट को दे देते हैं, सारे दे देते हैं, फोटोकॉपी करा के, आईपीडी की भी सारी डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, सारे CT MRI की फिल्म देते हैं। आप कहीं दुनिया में चले जाओ, सेकंड ओपिनियन ले लो, थर्ड ओपिनियन ले लो, अगर आपको लगता है कोई उनका इनपुट है, वैलिड है, वी विल एक्सेप्ट दैट ऑल्सो। इसमें हमारा ईगो नहीं है। नॉर्मली होता ना कि भाई मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, बेच दे रहा हूँ, नॉर्मली ऐसा होता नहीं, बिकॉज मालूम हम लोग इंटरनेशनल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, तो ट्रीटमेंट तो सेम ही हो रहा है। तो इसी कॉन्फिडेंस में हम लोग बोलते हैं कि भाई हमारे प्रोटोकॉल बिल्कुल डिफाइंड है। अच्छा, ये मैंने बताया नहीं आपको, हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी डिफाइंड है, उनकी SOP बनी हुई है, तो वो सब एज पर इंटरनेशनल ट्रीटमेंट गाइडलाइंस के हिसाब ही होता है। तो उसकी वजह से जिसको जहां जाना, जब इतना कॉन्फिडेंस देते हो तो रेटिंग तो अपने आप ही करे, फिर आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो टेक्नोलॉजी का क्या रोल है आपके इसमें? जैसे कई जगह मैंने देखा कि, मान लो मैं अपना डेंटल का भी एक एग्जांपल लूं, तो डेंटल में तो आपकी मल्टीपल ट्रिप्स होती हैं, तो आपको पता है कि आप एक बार गए हो तो फिर बार बार सेम बातें होती हैं। आपने दांत का पूरा स्कैन ले लिया, बट लेकिन अब वो वापस आप स्टोर नहीं कर रहे हो, मतलब कनेक्टेड जर्नी नहीं है। इवन तो आपको पता है कि इस पर्टिकुलर चीज में मान लो 5 से 7 सिटिंग्स लगेंगी, तो पेशेंट का एक्सपीरियंस वहां भी खराब होता है कि कनेक्टेड जर्नी नहीं है एटलीस्ट। मतलब आज के टाइम में जैसे मान लीजिए आप स्विगी या जोमेटो से भी ऑर्डर करोगे ना, तो वहां पे भी आपको पूरा पता चलता है एंड टू एंड कि भाई, जबकि जरूरत भी नहीं है कि डिलीवरी बॉय यहाँ से निकल के कहाँ पहुंचा है, बीच में पूरा आपको कंट्रोल दे देते हैं। और बाद में आप जब रेटिंग भी करते हो तो आप हर चीज पे करते हो कि ये प्रोडक्ट, मान लो 5 चीजें मंगवाई हैं तो 5 पे आपसे पूछते हैं कि यार इसकी रेटिंग कैसी है, इसकी कैसी है, इसकी कैसी है, फिर डिलीवरी कैसी है। डिलीवरी में भी उसका बिहेवियर तोड़ देंगे, फिर कहेंगे कि टाइमली डिलीवरी हुई है कि नहीं हुई है। जबकि मैं ये देखता हूँ कि अब पेशेंट जब हॉस्पिटल के अंदर आया तो बहुत सारे टच पॉइंट्स हैं कि मेरा एक्सपीरियंस अकाउंट्स में खराब हुआ नहीं, या मेरा ना फार्मेसी में खराब हो गया एक्सपीरियंस, डायग्नोस्टिक्स में खराब हो गया, डॉक्टर लेवल पे खराब हो गया। बट जब गूगल रिव्यू पढ़ते हैं तो वहां मैक्सिमम ये दिखता है कि ये हॉस्पिटल अच्छा है, या फिर ये हॉस्पिटल बिल्कुल खराब है, या फिर पूरा ही डॉक्टर के ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली फेस तो डॉक्टर ही का ही है। तो ये जो गैप है पेशेंट साइड से, ये आप कैसे फिल कर रहे हो, और इसमें टेक्नोलॉजी ने कुछ हेल्प तो ये तो मैंने आपको एक्सटर्नल रेटिंग की बात करी, एक हम इंटरनल रेटिंग कराते हैं, इसको NPS बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है, NPS निकालते हैं, वो डिपार्टमेंट वाइज होता है, सर्विसेज वाइज होता है, उसमें इसकी स्कोरिंग होती है कि डॉक्टर कैसा था,
या पहले शुरुआत होती है गेट पे आपको किसी ने रिसीव किया नहीं किया, ओके रिसेप्शन पे स्टाफ कैसा था, पोलाइट था, बिहेवियर था, क्या आपके सारे एफएक्यू सॉल्व हुए नहीं हुए, प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं हुई, उन्होंने सही से गाइड किया नहीं किया, बिलिंग स्टाफ कैसा था, डॉक्टर कंसल्टेशन है, डॉक्टर का जो राउंड है डॉक्टर कैसा था, स्किल्ड कैसा था, पोलाइट था, हम्बल था, आपको क्या उसकी नॉलेज से हैप्पी हैं, सेटिस्फाइड हैं, ट्रीटमेंट से हैप्पी हैं, सेटिस्फाइड हैं, रेजिडेंट डॉक्टर के बारे में बात करते हैं, नर्सिंग स्टाफ के बारे में बात करते हैं, हाउसकीपिंग और जीडी की बात करते हैं। तो सारी चीज़ों का ब्रेकअप करके हम लोग इंटरनल रेटिंग लेते हैं, उस पर हम काम करते वो हैं, आप पेशेंट से ही लेते हैं? पेशेंट से लेते हैं, उस पर हम ऑडिट भी करते हैं कि करने के बाद जैसे मान लीजिए किसी ने कंप्लेंट करी तो ऑडिट करेंगे, चेक करेंगे वैलिड कंप्लेंट है, अगर वैलिड है तो उस पर रूट कॉज एनालिसिस, आरसी और कापा करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन भी करते हैं, सो दैट उसको हम जड़ से मिटा दें, दोबारा वो चीज़ ना हो। दिस इज गुड फॉर अवर हॉस्पिटल ऑल्सो, उससे हम लोग बहुत इंप्रूव कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस ड्रिवन है, पूरा पेशेंट फीडबैक मैकेनिज्म बना हुआ है, इवन हमने उसका ऑटोमेशन भी कर रखा है, मीन्स आप पेशेंट अपने ऐप से या पेशेंट अपने लिंक भेज के उसमें सारा दे सकता है, भर के दे सकता है। और जो अब हम जो हमारे जो प्लान है सारे स्टेप डिफाइंड है, हमारे यहाँ भी EMR लगा हुआ है, फुली डिजिटलाइज हॉस्पिटल है, सारा OPD में भी IPD में EMR लगा हुआ है, सारे बिल HIS लगा हुआ है, सिर्फ सारे बिलिंग मॉड्यूल्स हैं, लैब का अलग लगा हुआ सिस्टम, फार्मेसी का अलग सिस्टम लगा हुआ है, ऐप हमारा अलग डेवलप हो रहा है, CRM अलग है, ठीक है। तो सारे फुली डिजिटलाइज हॉस्पिटल है, मतलब जहाँ पे ऐसा कहीं नहीं है, यहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो, हर कनेक्शन पॉइंट को हम कोशिश करें इसको ऑटोमेट कर दें, डिजिटलाइज कर दें। ओके, तो मेरा एक्चुअली अब लास्ट ही क्वेश्चन है ये कि पहला है कि आपने लास्ट टाइम मुझे बताया था 1 साल पहले कि 2030 तक आप सोच रहे हैं कि अराउंड 1000 या 1000 प्लस बेड्स पे होंगे और अराउंड 800 to 1000 करोड़ का आपका एक विजन है वहां तक पहुंचने का। तो आपने जैसे बताया कि आप ये नोएडा में आपका कंपटीशन भी बहुत है, प्लस आप देख भी रहे होंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं, एक प्लेटफॉर्म और बड़ी ब्रांड बन चुकी है तो प्राइवेट इक्विटी भी इन्वॉल्व होता है। तो आप जो ये विजन 2030 तक लेके जाना चाहते हैं, वहां तक आप कैसे पहुंचना चाहते हैं और कैसे आप पार्टनरशिप करेंगे और लोगों के साथ? तो 2000 अभी करंटली हमारे पास 200 बेड है यहाँ पे फिलिक्स नोएडा में, और 100 बेड एक ग्रेटर नोएडा में हमने एक्वायर किया ग्रीनफील्ड। 200 बेड को हम 400 बेड कर रहे हैं, साथ में एक्विजिशन कर लिया था हमने लैंड का, बिल्डिंग बन गई है और रफली हम 6 से 8 महीने में उसको चालू कर देंगे। तो 400 बेड यहाँ हो जाएंगे, 200 बेड ग्रेटर नोएडा में 1.5 साल में हो जाएंगे अगले 1.5 साल में हमारा ग्रीनफील्ड हॉस्पिटल सेक्टर 75 में बनना है 250 बेड का। टोटल 850 बेड तो ऑलरेडी पाइपलाइन में है। तो ये 2027 तक कमीशन हो जाएंगे? 2027 तक कमीशन, 27 में कमीशन हो जाएंगे 100%। तो 850 बेड हो गए, प्लस हम लोग प्लान ये कर रहे हैं, एक फंड रेज का प्लान कर रहे हैं, अभी तक तो डेट फंडिंग ही थी, अब हम प्लान कर रहे हैं प्राइवेट इक्विटी या प्री-IPO करके कुछ फंड रेज करेंगे, जिससे हम लोग जो ब्राउन फील्ड हॉस्पिटल्स हैं इन्होंने ग्रोथ करेंगे, 1-2 एक्वायर करेंगे, सो दैट हमारे अगले 2-3 साल में 1000 प्लस बेड्स हो जाएं। और 2-3 साल में IPO का प्लान कर रहे हैं पब्लिक जाने का, 2 साल के अंदर ही। और उससे पहले एक PE का राउंड है, IPO राउंड करेंगे, बिकॉज हमारा ये IPO जितने अच्छे हॉस्पिटल्स हैं 3-4-5 इंडिया के, दे आर जनरेटिंग 1.25 करोड़ पर बेड पर एनम करते हैं, इतना ही करते हैं, रेवेन्यू अच्छा है हमारा भी बन के आसपास प्लस है। तो ऑक्यूपेंसी हमारी बहुत अच्छी रहती है, 80% से ज़्यादा रहती है, हमेशा रहती है। आरपब भी हमारा ठीक ठाक है, लॉस ठीक है, क्वालिटी ठीक है, पेयर मिक्स भी इंप्रूव कर रहा है हमारा, या केस मिक्स बहुत इंप्रूव कर गया है पहले से। पहले से हम प्राइमरी अस्पताल की तरह काम करते थे, प्राइमरी केयर की तरह, फिर सेकेंडरी केयर, आफ्टर टर्शरी केयर, नाउ वी आर मूविंग टू क्वार्टरली केयर। जो नया हॉस्पिटल जो बिल्डिंग आ रही है उसमें ट्रांसप्लांट्स करेंगे, लिवर, किडनी, बोन मैरो, CTBS कर रहे हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी लगा रहे हैं, क्लिनिक लगा रहे हैं, पूरा सारा जितने नए हॉस्पिटल आ रहे हैं लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी आ रही है। CTM आ रहे बिल्कुल लेटेस्ट न्यू ब्रांडेड विद AI इनेबल्ड 3D और सारा मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स के साथ आ रहे हैं, रोबोटिक्स चालू करने वाले हैं। तो ये सारा नया वो इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट लगा रहे हैं, सो दैट कि वन ऑफ द वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल से हम कम्पीट कर सकें और अच्छे डॉक्टर्स को हंट करें, अट्रैक्ट करें। ऑलरेडी हमारे पास डॉक्टर्स बहुत क्वालिफाइड हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं सारे। तो इन सबको देखते हुए जो विजन लग रहा है, जैसे हमारे 1000 बेड प्लस होंगे उसके 2 से 3 साल में हम लोग जो नंबर है बता रहे हैं अराउंड 1 करोड़ पर बेड पर एनम जनरेट कर सकते हैं। उसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब ये प्रोसेस अगर हमने क्वालिटी मेंटेन रखी, हमने सेफ्टी ऑफ पेशेंट पे ध्यान रखा, पेशेंट के एक्सपीरियंस पे ध्यान रखा, अच्छे डॉक्टर्स को रखा हमने साथ में, अपने अलाइन करके रखा। और फंड के लिए बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, फंड्स बहुत सारे इंटरेस्टेड हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं, बहुत सारे मर्चेंट बैंकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आ रहे हैं, प्री-IPO के लोग आ रहे हैं। तो फंड की कमी नहीं है, तो अगर आप अच्छा कर रहे हो तो लोग इन्वेस्टर्स अपना मिल जाते हैं आपको। इवन बैंक जो डेट फंडिंग कर रहे हैं वो भी बहुत इंटरेस्टेड है अगले प्रोजेक्ट्स में, नए प्रोजेक्ट्स में। प्लान है अभी 1 और 2 नए प्रोजेक्ट्स कुछ समय में हम लोग शायद 3-4 महीने में अनाउंस करेंगे,
तो जो हमारा रोड मैप है 2030 वाला वो ऑन ट्रैक है, उसमें कोई डेविएशन नहीं है, उससे बेहतर ही करेंगे। लास्ट कुछ बोलना चाह रहा था कि एक्चुअली पहली बार मैंने एक ऐसे डॉक्टर एंटरप्रेन्योर से बात की जो इतना डेप्थ पे, इतना मतलब मैंने भी कोशिश किया कि मैं कुरेदूं चीज़ों को और आपने कुरेदने दिया भी है मुझे, तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट एंड ग्रेटफुल फॉर दैट। और जाते जाते मैं एक बस चीज़ शेयर करना चाहूँगा। अभी रिसेंटली जिनको मैं एक मेंटर मानता हूँ, इज 75 ईयर्स ऑफ एज, तो उन्होंने मुझे समझाया था कि एक ग्राफ बना के मुझे दिखाया था कि एक्स एक्सिस पे आप पीपल रखिए और वाई एक्सिस पे प्रोडक्शन रखिए। तो उन्होंने ये बताया था कि एक पॉइंट तक आपका जो है ना, अगर आप पीपल पे फोकस नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, बट एक पॉइंट पे आपको ये सोचना पड़ेगा कि प्रोडक्शन अगर बढ़ाना है तो रास्ता बस एक ही है कि आपको पीपल बढ़ाना पड़ेगा। मतलब ज़्यादा आपको लोगों की तरफ सोचना पड़ेगा, लोगों के लिए कुछ करना पड़ेगा, तभी आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो आज ये एग्जाम्पल जो है ना, ये आपसे मिलके मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल सेट बैठ रहा है। थैंक यू, सही कह रहा है। आई एम वेरी थैंकफुल दैट यू गेव मी सो मच टाइम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, Thank you. थैंक यू।